अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 38। वो पुरस्कार हस्ती कहका लगाने के बाद चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। वो चंद लम्हे जैसे सदियों की तरह गुजर रहे थे। मैं जल्द अज जल्द इस नामालूम देवी से मुतारिफ होना चाहता था। मुतारिफ होने वाली बात मैंने गलत कही, क्योंकि मैं अपना तारुफ उससे नहीं कराना चाहता था। सुपर मास्टर के दिमाग में छुपकर उस देवी का तारुफ हासिल करना चाहता था। सुपर मास्टर की हालत अजीब थी। बार बार सांस रोकने और दिमागी झटके खाने के बायस वो कुछ बीमार सा हो गया। वो यही समझ रहा था कि सोनिया ने उसे दिमागी झटके पहुंचाए हैं, जबकि ये तमाशे वो नामालूम देवी दिखा रही थी। खामोशी के वो चंद लम्हे गुजर गए। फिर एक बहुत ही मुतरन्नम गीतों भरी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मूर्ख, मैं सोनिया नहीं हूं। मुझे जानना चाहते हैं तो बाबा तन सिंह को बुलाओ। अपने कमरे का दरवाजा खोलो, बाबा बाहर खड़े हैं। सुपर मास्टर ने परेशान होकर कहा, सोनिया, तुम एशियाई जुबान क्यों बोल रही हो? ये जुबान मेरी समझ में नहीं आती। थोड़ी देर के लिए फिर खामोशी छा गई। शायद वो देवी भी अंग्रेजी जुबान नहीं समझती थी। सुपर मास्टर की बकवास के दौरान बार बार सोनिया का नाम सुनकर देवी ने समझ लिया था कि वो उसे सोनिया समझ रहा है। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सुपर मास्टर ने अपनी जगह से उठकर दरवाजा खोल दिया। बाहर बूढ़ा तन सिंह खड़ा हुआ था। उसने कहा, मुझे सोच के जरिए यह हदायत दी गई कि मैं दरवाजे पर दस्तक दूं। तुम्हारा शुक्रिया सुपर मास्टर कि तुमने दरवाजा खोल दिया। अगर ना खोलते तो तुम्हारे दिमाग का तख्ता हो जाता। तन सिंह ने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। फिर कहा, सुपर मास्टर, तुम इस दुनिया की बहुत बड़ी शैतानी ताकत हो, मगर अब एक चूंटी जैसी लड़की तुम्हें जेर कर रही है। सुपर मास्टर ने हैरानी और परेशानी से पूछा, क्या सोनिया से तुम्हारी दोस्ती हो गई है? मैं सोनिया की बात नहीं कर रहा हूं। जो लड़की इस वक्त तुम्हारे दिमाग से खेल रही है वो मेरी बेटी है। तन सिंह, तुम झूठ कह रहे हो। तुम्हारी बेटी मेरी कैद में है। वो टेलीपैथी नहीं जानती है। तन सिंह ने कुर्सी पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा, हाँ, ये दुरुस्त है कि मेरी एक बेटी तुम्हारी कैद में है, लेकिन मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मेरी दूसरी बेटी अपने ननियाल में परवरिश पा रही है। किस्सा यूं है कि 17 बरस पहले हम औलाद से महरूम थे। मेरी धर्मपत्नी ने मन्नत मानी कि अगर औलाद होगी तो वो पहला बच्चा भगवान की भक्ति के लिए वक्फ कर देगी। 1 बरस बाद मेरी धर्मपत्नी ने 2 लड़कियों को जन्म दिया। एक का नाम वसंती और दूसरी का नाम रसवंती रखा। मेरी धर्मपत्नी ने अपनी मन्नत के मुताबिक दिल पर पत्थर रखकर रसवंती को मंदिर की दासी बनाने के लिए वक्फ कर दिया। रसवंती ननियाल में रहती थी और मंदिर में जाकर आत्मा ज्ञान की तालीम हासिल करती। बचपन से उसे समझाया गया कि वो नादीदा कुव्वतों की दासी है। उसके शरीर को कोई इंसान हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए वो कभी शादी नहीं करेगी। हमेशा गंगा जल की तरह पवित्र रहेगी। वो देवताओं की खुशनुदी के लिए ध्यान ज्ञान में मसरूफ रहती, अपनी सांस रोककर योगा की मशकें करती और मंदिर के दिए की लौ पर नजरें जमाकर अपनी आत्मा की गहराइयों में सोच की उड़ान का दरस हासिल करती। सुपर मास्टर, जब तुमने मुझे दोस्ती का फ्रेब दिया और मुझे यहां बुलाकर मेरी बेटी वसंती के साथ मुझे कैदी बना लिया, तो मैंने तुमसे झूठ कहा कि मेरी और कोई औलाद नहीं और मेरी धर्मपत्नी मर चुकी है। मैं सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे सामने परेशान रहता था, लेकिन मेरे मन में धीरज और शांति थी। मैं जानता था कि रसवंती जब भी आत्मा ज्ञान की तालीम मुकम्मल करके मंदिर की दुनिया से बाहर आएगी तो सबसे पहले अपने बाप और बहन की रक्षा करेगी। आज से 3 दिन पहले एक बूढ़ी औरत मुझसे मिलने आई थी। तुम उस औरत को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं दे रहे थे, तरह तरह के सवालात कर रहे थे। तब मैंने मजबूर होकर बता दिया कि वो मेरी धर्मपत्नी है। इसके बाद तुमने मिलने की इजाजत दी, लेकिन उसे भी यहीं रोक लिया। दूसरे शब्दों में उसे भी कैद कर लिया। लेकिन तुम्हारा अंतिम समय आ पहुंचा है। जब मेरी धर्मपत्नी मुझसे बातें कर रही थी तब मेरी बेटी रसवंती अपनी माँ के दिमाग से मेरे दिमाग में पहुंच गई। 2 बरस बाद अपनी बेटी को अपने दिमाग में पाकर मैं दोबारा जैसे जी उठा। रसवंती ने मुझे बताया कि वो सिर्फ हिंदी जुबान जानती है और तुम्हारे दिमाग तक पहुंचने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी था। तन सिंह की यह बात सुनकर सुपर मास्टर ने हैरानी से पूछा, क्या वो सचमुच हमारी जुबान नहीं जानती? फिर वो मेरे दिमाग तक कैसे पहुंच गई? तन सिंह ने कहा, तुम्हारे दिमाग तक पहुंचने के लिए रसवंती को एक जरा से सहारे की जरूरत थी। मैंने उसे अंग्रेजी के 2 जुमले सिखाए। वो जुमले ये थे, क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचान रहे हो? मैं सुपर मास्टर बोल रहा हूं। चूंकि रसवंती के लिए यह जुबान बिल्कुल ही अजनबी थी, इसलिए ये 2 जुमले याद करने में काफी वक्त ज़ाया हो गया। वो सुबह शाम मुझसे दिमागी राब्ता कायम करती, फिर इन जुमलों को सबक की तरह याद करके मुझे सुनाती। मैं गलतियां दुरुस्त कर देता। आज उसने एक सही लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद कर लिया तो मैंने अपनी रिहाइशगाह से तुम्हें फ़ोन पर कॉल किया। तुम्हारे सेक्रेटरी से दरख्वास्त की कि वह तुमसे राब्ता कायम कर दे। मैं बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। तब तुमने रिसीवर पर कहा, हेलो मिस्टर तन सिंह, क्या बात है? मैंने पूछा, कौन बोल रहा है? अपना नाम बताओ। तब तुमने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान सकते? मैं सुपर मास्टर बोल रहा हूँ। यह सुनते ही मैं रिसीवर रखकर तुम्हारी क़यामगाह में आ गया। अब तुम समझ सकते हो कि मेरी बेटी किस तरह तुम्हारी खोपड़ी में आ बैठी है। सुपर मास्टर अपनी खोपड़ी सहलाने लगा। फिर उसने कहा, हाँ, अब मैं समझ गया। इसीलिए वो बाद में अंग्रेजी नहीं बोल सकी, अपनी जुबान में कुछ बोलती रही। ठीक समझे। अब मैं तुम दोनों के दरमियान इंटरप्रेटर हूँ। मेरी बेटी जो कहेगी वो मैं तुम्हारी जुबान में तुम्हें समझाऊंगा।
हाँ बेटी रसवंती, अब बताओ क्या कह रही हो। मैं सुपरमास्टर के दिमाग में बैठकर तन सिंह की बातें सुन रहा था। अगर मैं तन सिंह के दिमाग में पहुंचकर रसवंती की बातें सुनना चाहता तो उस बूढ़े के दिमागी दरवाजे बंद हो जाते, क्योंकि वो योगा का मास्टर था। सुपर मास्टर ने उसे इसीलिए कैद कर रखा था कि वो मास्टरों की तंजीम में एक योगा फौज तरतीब दे रहा था। अभी मैं तन सिंह और रसवंती पर अपनी नादीदा मौजूदगी जाहिर नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद तन सिंह ने सुपर मास्टर से कहा, मेरी बेटी का हुक्म है कि 24 घंटे के अंदर मुझे मेरी धर्मपत्नी को और मेरी बेटी बसंती को हिंदुस्तान पहुंचाया जाए, वरना वो तुम्हें एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने पर मजबूर कर देगी। सुपर मास्टर ने अपने लिए शराब का एक जाम बनाया, फिर सोफा पर बैठकर एक घोंट पीने के बाद कहा, मैं तुम्हारी बेटी के हुक्म से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है कि मेरी पिछली गलतियों को मुआफ कर दो। मैं दोस्ती का तहरीरी मुआहदा करूंगा और बड़ी से बड़ी कीमत अदा करके रसवंती की खिदमत हासिल करूंगा। तन सिंह ने कहा, मैं एक अमन पसंद इंसान हूं, सिर्फ वसंती की हिफाजत के लिए अब तक तुम्हारे जुराइम में शरीक रहा। अब रसवंती की सहायता पाकर तुम्हारे साय में भी रहना पसंद नहीं करूंगा। सुपर मास्टर ने एक ही सांस में जाम खाली कर दिया, फिर आजिजी से बोला, एशिया में जहां जहां हमारी कठपुतली हुकूमतें हैं, मैं रसवंती को वहां की मलका बना दूंगा। तुम रसवंती को मेरी तरफ से ये ऑफर दो, अगर मेरी तरफ से कोई बेईमानी हो तो वो बेशक मुझे मार डाले। तन सिंह खामोश रहा, यानी वो सोच के जरिया रसवंती को सुपर मास्टर का पैगाम पहुंचा रहा था। जरा देर बाद उसने कहा, रसवंती कह रही है कि एक शर्त पर तुम्हारी ऑफर कबूल करेगी कि पहले तुम अमली तौर पर दोस्ती साबित करो। सुपर मास्टर ने खुश होते हुए दूसरा पैक बनाते हुए पूछा, मैं जरूर दोस्ती साबित करूंगा। बताओ रसवंती क्या चाहती है। वो चाहती है कि एटमी तवानाई के सिलसिले में तुम हमारे देश की भरपूर मदद करो। तन सिंह की जुबान से रसवंती का ये मुतालबा सुनकर मैं चौंक गया। मैं एक पाकिस्तानी हूँ। अगर हमारा कोई भी पड़ोसी मुल्क फौजी ताकत के तवाजुन को बिगाड़ता है और एटमी तवानाई हासिल करने के पसे पर्दा गासिबाना बर्तरी हासिल करना चाहता है तो हमारे लिए चौंकने और संभलने का मुकाम होता है। मैं मोहतात होकर उनकी बातें सुनने लगा। सुपर मास्टर कह रहा था, तन सिंह, ये तुम समझ रहे हो कि कल जो अचानक एटमी धमाका हुआ है उससे हमें अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा है। इस नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान से हमें संभलने के लिए थोड़ी सी मोहलत चाहिए। मुझे यकीन है कि रसवंती हमारी मौजूदा पोजीशन को समझते हुए मुझे जरूर मोहलत देगी। तुम उसे समझा सकती हो। तन सिंह फिर खामोश होकर सोच के जरिए अपनी बेटी से बातें करने लगा। ये फैसला की घड़ी थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और कुछ करने से पहले यह सोचना चाहिए था कि टेलीपैथी जानने वाली रसवंती मेरे और सोनिया के दिमाग तक पहुंच सकती है या नहीं। सोनिया ने अगरचे मेरी सोहबत में रहकर अच्छी खासी उर्दू सीख ली थी, ताहम हम दोनों सोच के जरिया अंग्रेजी में ही गुफ्तगू करते थे। इस तरह यह यकीन हो रहा था कि देवी रसवंती हमारे दिमागों तक पहुंचने में नाकाम रही है। तन सिंह ने सुपर मास्टर से कहा, मेरी बेटी ने तुम्हारे मौजूदा नुकसानात और परेशानियों को समझ लिया है। वो तुम्हें मोहलत देगी। फिलहाल तुम हमारी रवानगी का बंदोबस्त करो। मिस्टर तन सिंह, हमारे दरमियान दोस्ती हो रही है। मैं तुम्हारी बीवी और बेटी को हिंदुस्तान पहुंचा दूंगा, मगर प्लीज तुम यहाँ रहकर मेरी योगा फौज को मुकम्मल कर दो। तन सिंह ने कहा, योगा में महारत रखने वाला कोई भी शख्स मेरी बेटी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। वो तुम्हारे ऐसे किसी शख्स को जेर नहीं कर सकेगा, इसलिए तुम्हारी योगा फौज बनाना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारे किसी एक आदमी को भी ये फन नहीं सिखाऊंगा। सुपर मास्टर ने दिल में सोचा, अच्छी बात है बुड्ढे, मैं खुफिया तौर से किसी दूसरे योगा मास्टर का इंतजाम करूंगा। मैं तो सिर्फ रसवंती से दोस्ती करना चाहता हूँ। यह सोचने के बाद वह मुस्कुराकर बोला, तुम दुरुस्त कहते हो। अब कहीं भी ऐसा कोई योगा का माहिर ना हो जो रसवंती के खिलाफ खड़ा हो सके। जब रसवंती मुझसे दोस्ती कर रही है तो फिर मुझे योगा फौज की जरूरत नहीं रहेगी। अब मैंने सुपर मास्टर की सोच में कहा, मैं अब तक यही समझ रहा था कि वह एटमी धमाका सोनिया की शरारत से हुआ, लेकिन सोनिया ने अब तक फातिहाना अंदाज में मुझसे दिमागी राब्ता कायम नहीं किया। क्या इस धमाके में उसका हाथ नहीं है? तन सिंह ने पूछा। सुपर मास्टर, क्या सोच रहे हो? क्या हमारी वापसी का इंतजाम नहीं करोगे? सुपर मास्टर ने कहा, अपनी बेटी से कहो कि मेरी एक उलझन दूर कर दे। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि आखिर यह एटमी धमाका कैसे हुआ। वहां इतना सख्त पहरा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या सोच का परिंदा वहां पहुंचा था? तन सिंह ने कहा, यह सब कुछ मास्क मैन का किया धरा है। सुपर मास्टर ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मास्क मैन का एक तंजिया पैगाम मुझे मिल चुका है। वो कहता है कि मादाम सोनिया उसकी दोस्त बन गई है, उसकी दोस्ती के मुबारक मौका पर वो धमाका किया गया है। अगर मास्क मैन दुरुस्त कहता है तो फिर सोनिया खामोश क्यों है? मैंने उसे मौत की सजा दी थी। वो इंतकामन उस धमाके का हवाला देकर मुझे परेशान कर सकती थी। हाँ, वाकई ये बात समझ में नहीं आती। मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ, शायद वो मालूमात हासिल कर सके। ये कहकर वह खामोश हो गया। अब मुझे सही मालूमात हासिल हो सकती थी, इसलिए मैं बेचैनी से तन सिंह के बोलने का इंतजार करने लगा। सुपर मास्टर तीसरा पैक बनाने के बाद शराब की हल्की हल्की चुस्कियां ले रहा था। काफी देर बाद तन सिंह ने कहा, मेरी बेटी सोनिया के मुतालिक एक लंबी दास्तान सुना रही है। यह दुरुस्त है कि सोनिया मास्क मैन का साथ दे रही थी। जब रसवंती को मालूम हुआ कि सोनिया टेलीपैथी जानती है तो उसने अपने आदमियों के जरिए सोनिया को अगवा कर लिया। सुपर मास्टर खुशी से उछल पड़ा, क्या वाकई? क्या सोनिया तुम्हारी बेटी की कैद में है? नहीं, उसे कैद करना नहीं कहा जा सकता।
हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो मेरी बेटी के कब्जा में है, लेकिन इतनी जिद्दी और ज़हीन है कि उससे दोस्ती ना की गई तो वो फरार हो जाएगी। आखिर ये किस्सा क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। मेरी बेटी जो कुछ बता रही है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। मेरी बेटी के एक खास मातियत शंकर ने रिपोर्ट दी थी कि सोनिया टेलीपैथी जानती है। उसने रेड पावर की तंजीम में इसका मुजाहरा किया और कोबरा मैन एक खतरनाक शख्स की आंखें फोड़ दी। वो मर गया तो उसकी जहरीली बीवी ने इंतकाम लेने के लिए सोनिया को अगवा किया, लेकिन रास्ते में शंकर के आदमी सोनिया का ताबूत छीनकर अपनी पनाहगाह में ले गए। उस पनाहगाह के तहखाने में एक बूढ़ा जगपाल सोनिया को अपनी दास्तान सुनाता रहा, लेकिन सोनिया उससे अंग्रेजी में बातें करती रही। सुपर मास्टर, मेरी बेटी ने अंग्रेजी के 2 जुमले सीखने से पहले तुम्हारे दिमाग को इसलिए नहीं छेड़ा था कि तुम सांस रोक लेते। तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी जुबान के चंद अल्फाज याद करने जरूरी थे। लेकिन सोनिया योगा की माहिर नहीं है। रसवंती बासानी उसके दिमाग तक पहुंच गई। जैसा कि तुम जानते हो, वो सोनिया के दिमाग तक पहुंचने के बावजूद उसकी अंग्रेजी जुबान की सोच को गिरफ्त में ना ले सकी। सुपर मास्टर ने कहा वो सोनिया को दिमागी झटके तो पहुंचा सकती थी, बेशक, लेकिन दिमागी झटके पहुंचाकर उसे क्या हासिल होता? वो दुश्मन बन जाती और रसवंती उसे दोस्त बनाना चाहती है। मेरी बेटी धीरज से काम ले रही है। उसने सोनिया से मुलाकात करने के लिए उसे एक जगह बुलाया है। कहाँ बुलाया है? सुपर मास्टर ने मुस्तरिब होकर पूछा। सॉरी, रसवंती की इजाजत नहीं है कि वो जगह बताई जाए। सुपर मास्टर बड़ा ही मसलिहत अंदेश था। उसने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, रसवंती अगर सोनिया से कहीं मिलकर उससे दोस्ती कर ले तो इसमें हम सब का फायदा है। रसवंती से एक बात पूछो, क्या वो सोनिया को हिंदुस्तानी जुबान बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती? कर सकती है। मैंने बताया ना कि जबरदस्ती की गई तो वो दुश्मन बन जाएगी। दूसरी बात यह कि सोनिया अपने दिमाग में रसवंती की सोच पढ़कर उसके दिमाग को भी छेड़ेगी। अगरचे रसवंती हब से दम की माहिरा है, फिर भी वो सोनिया से पीछा छुड़ाने के लिए हमेशा सांस रोके बैठी नहीं रह सकती। सोनिया से बचने के लिए अपनी दूसरी मसरूफियात से गाफिल नहीं रह सकती। इसलिए वो सोनिया को अपने पास बुलाकर इस तरह दोस्ती करेगी कि सोनिया उसके दिमाग तक ना पहुंच सके। ये कैसे मुमकिन है? जब दोनों का सामना होगा तो सोनिया जरूर टेलीपैथी का हरबा आजमाएगी। तन सिंह ने थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी सोनिया के सामने नहीं आएगी। एक दूसरी लड़की को देवी बनाकर सोनिया के सामने पेश करेगी। सुपर मास्टर ने कहा, मैं सोनिया के मजाज को अच्छी तरह समझता हूं। वो कभी इस अंदाज में दोस्ती नहीं करेगी। दोस्ती करेगी या नहीं, ये सोचना समझना रसवंती का काम है। सुपर मास्टर ने कहा, अपनी बेटी से एक बात और पूछो, क्या सोनिया इस तहखाने में रहकर मास्क मैन से दिमागी राब्ता कायम कर रही थी? हो सकता है कि वो भी दोहरी चाल चल रही हो। तन सिंह थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, सोनिया बूढ़े जगपाल से बातें करने के दौरान सोच के जरिए किसी मर्द से भी बातें करती जाती थी। ये सोचकर मैं चौंक गया, क्योंकि मैं ही सोनिया से बातें कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि वो बातें अंग्रेजी जुबान में हो रही थीं। रसवंती मेरे दिमाग तक पहुंचकर भी मेरी सोच को गिरफ्त में नहीं ले सकी थी। हाँ, मेरे दिमाग को जरूर छेड़ सकती थी। पता नहीं वो मेरी असलियत मालूम करने के लिए कब तक मेरी सोच में चुपचाप बैठी रही। मैं मुतमईन था कि वो मेरी सोच को न पा सकी, क्योंकि मैं सोनिया के बाद मेयून से भी अंग्रेजी जुबान में बातें करता रहा था। रोमाना की सोच पढ़ने के दौरान भी वही अंग्रेजी जुबान थी। बहरहाल, अगर रसवंती मेरी सोच को पढ़ चुकी होती तो यकीनन अब तक मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश कर डालती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही बात मेरे लिए बायसे इत्मीनान थी। सुपर मास्टर ने कहा, अगर सोनिया सोच के जरिया किसी मर्द से बातें कर रही थी तो वो यकीनन मास्क मैन या उसका कोई आदमी होगा। क्या रसवंती ने उस मर्द के दिमाग तक पहुंचने की कोशिश नहीं की? तन सिंह ने खामोश रहकर अपनी बेटी से पूछा। फिर उसने कहा, रसवंती थोड़ी देर तक उस शख्स के दिमाग से भी चिपकी रही, लेकिन वो बदस्तूर अंग्रेजी बोलता रहा। उस वक्त रसवंती को अपनी दूसरी मसरूफियतों का भी ख्याल रखना था, इसलिए वो सोनिया और उसके साथी के दिमाग से निकल गई। सुपर मास्टर ने पूछा, क्या रसवंती अपनी मसरूफियात के बाद फिर उस शख्स के दिमाग में नहीं पहुंची? नहीं, मेरी बेटी अंग्रेजी जुबान के लहजे और तलफ़्फ़ुज़ को याद नहीं रख सकती, क्योंकि यह जुबान उसके लिए बिल्कुल ही अजनबी है। इसलिए वो दोबारा उस शख्स तक ना पहुंच सकी। लेकिन वह इस बात की मुंतज़िर है कि सोनिया सोच के जरिया फिर उस शख्स से बातें करेगा। वैसे अभी मैंने एक चौंका देने वाली बात तुम्हें नहीं बताई है। वो क्या बात है? सुपर मास्टर संभल कर बैठ गया। अफसोस कि मैं वो चौंका देने वाली बात मालूम करने के लिए तन सिंह के दिमाग में नहीं घुस सकता था, वरना मैं उसे कहने से रोक देता। लेकिन उस वक्त मैं खुद नहीं जानता था कि वो क्या कहने वाला है। उसने सुपर मास्टर से कहा, रसवंती कहती है कि सोनिया सोच के जरिया गुफ्तगू करने के दौरान कई बार फरहाद का नाम ले चुकी है। ऐसा लगता था जैसे वो फरहाद से मुखातिब है। सुपर मास्टर के हाथ से जाम छूटकर गिर पड़ा। मेरे हाथों के तोते भी उड़ गए। मैंने अब तक इतने पापड़ बेलकर अपनी जात को दुश्मनों से छुपाया, और ये पोशीदगी एक पल में अयां हो रही थी। सुपर मास्टर उछलकर खड़ा हो गया और बेयकीनी से कह रहा था, यह नामुमकिन है। फरहाद की मौत की दस्तावेजी फिल्म हमारे पास मौजूद है। वो मर चुका है। तुम रसवंती से अच्छी तरह पूछो, क्या सोनिया का अंदाज ऐसा ही था जैसे वो फरहाद को मुखातिब कर रही हो? मैं इस मामला में रसवंती से अच्छी खासी बहस कर चुका हूँ। वो अंग्रेजी नहीं जानती, इसलिए अंदाजा न कर सकी कि सोनिया फरहाद को मुखातिब कर रही है। लेकिन हम तुम ये समझ सकते हैं कि वो किसी शख्स से बातें करते वक्त फरहाद का नाम बार बार क्यों ले रही थी। सुपर मास्टर ने कहा, हम भी इस वक्त बार बार फरहाद का नाम ले रही हैं। हो सकता है कि वो उस नामालूम शख्स से फरहाद के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रही हो।
या किसी और वजह से फरहाद का हवाला दे रही हो। सुपर मास्टर ने बड़े माकूल दलाइल पेश किए और ऐसे दलाइल उसके दिमाग में इसलिए आए थे कि वो मेरी मौत की दस्तावेजी फिल्म देख चुका था और ये तस्लीम नहीं कर सकता था कि फायरिंग स्क्वाड की गोलियों से मरने वाला फरहाद दोबारा जिंदा बन सकता है। सुपर मास्टर ने मुस्कुराए हुए लहजे में कहा, मिस्टर तन सिंह, तुम्हारे धर्म में यह कहा जाता है कि मरने वाले दोबारा जन्म लेते हैं। शायद तुम इसी अकीदा के मुताबिक सोच रहे हो। नहीं, ये बात नहीं। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात आती है कि फरहाद मरा नहीं, वह अब भी जिंदा है, और अगर जिंदा है तो रसवंती से नहीं छुप सकेगा। कल मेरी बेटी किसी तरह सोनिया के दिमाग से हकीकत उगलवा लेगी। हाँ, शुभात की तस्दीक होना चाहिए। मैं खुद उस नामालूम शख्स के मुतल्लिक जानना चाहता हूँ जिससे सोनिया सोच के जरिए बातें करती है। ऐसा उसी वक्त हो सकता है कि सोनिया तुम लोगों की जुबान में गुफ्तगू करे। तन सिंह ने कहा, शंकर की रिपोर्ट है कि जब वो सोनिया को तहखाने में छोड़कर ऊपर कमरे में आया तो सोनिया ने देवी की सोच के जरिए उसे मुखातिब किया। शंकर पहले तो फ्रेम में आ गया, फिर मोहतात हो गया, तो सोनिया ने तस्लीम कर लिया कि वो देवी बनकर बातें कर रही थी। लेकिन अफसोस, उस वक्त रसवंती शंकर के दिमाग में मौजूद नहीं थी। वो तुम्हारी सोच को गिरफ्त में लेने के लिए अंग्रेजी के जुमले याद कर रही थी। मिस्टर तन सिंह, तुम रसवंती को मशवरा दो कि वो जल्द अज जल्द अंग्रेजी जुबान सीख ले, वरना सोनिया पर कभी बढ़तरी हासिल नहीं कर सकेगी। मैं ऐसे ट्यूटर्स का इंतजाम कर सकता हूँ जो उसे 4-6 माह में ये जुबान सिखा देंगे। ये निहायत ही माकूल मशवरा है। मैं रसवंती को ये जुबान सीखने पर आमादा कर लूंगा। वेरी गुड। अब तुम अपनी बीवी और बेटी के साथ रवानगी की तैयारी करो। रसवंती जहां रहेगी वहां ट्यूटर्स पहुंच जाएंगे। तन सिंह वहां से चला गया। सुपर मास्टर ने रिसीवर उठाकर अपने सेक्रेटरी को कॉल किया, फिर उसे हुक्म दिया कि तन सिंह को उसकी फैमिली के साथ हिंदुस्तान भेजने का फौरन इंतजाम किया जाए। फिर वो रिसीवर रखकर सोचने लगा, ये कैसी मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। पहले पता चला कि सोनिया टेलीपैथी के जरिए ग्रीनलैंड से जान बचा कर आई और रेड पावर वालों के हत्थे चढ़ गई। फिर एटमी धमाका ने हमारी कमर तोड़ दी। अब ये दूसरी टेलीपैथी जाने वाली बला पैदा हो गई है। वो बड़ी आज़ादी से सोच रहा था। उसे इत्मीनान था कि रसवंती उसकी जुबान नहीं जानती, उसकी सोच को नहीं पढ़ सकेगी। वो सोच रहा था अगर रसवंती से दोस्ती हो जाए तो मौजूदा नुकसानात की किसी हद तक तलाफी हो जाएगी। हो सकता है कि सोनिया भी। वो सोचते सोचते ठिठक गया। फिर उसकी सोच आगे बढ़ी, आखिर ये सोनिया खामोश क्यों है? ये तो साबित हो चुका है कि टेलीपैथी जानती है, फिर वो मेरे दिमाग को क्यों नहीं छेड़ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुपचाप मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रही हो और हमारे तमाम मंसूबों से वाकिफ होती जा रही हो। वो बेचैनी से उठकर टहलने लगा। दुश्मन सामने हो तो ज्यादा खतरनाक नहीं होता, चुपकर रहे तो जान से मारने की बजाय हल्कान करता रहता है। इस तरह चुपकर रहने वाली हरकत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। सुपर मास्टर का सुकून बर्बाद हो रहा था और वो खुद को समझा रहा था कि उसके दिमाग में सोनिया मौजूद नहीं। अगर होती तो रसवंती से होने वाली दोस्ती की हमायत या मुखालफत में जरूर कुछ कहती। वो यकीनन किसी दूसरे अहम मामला में मसरूफ हो गई है। उसने अपनी तसल्ली के लिए सांस रोक ली ताकि सोनिया उसके दिमाग से निकल जाए, लेकिन 3 पैग विस्की पीने के बाद वो चंद सातों के लिए सांस रोक तो सकता था, मगर सांसों के साथ दिमाग की सोचों को एक जगह नहीं रोक सकता था। उस वक्त सुपर मास्टर सांस रोकने में नाकाम रहा। फिर झुंझलाकर चौथा पैग बनाते हुए बोला, यू डर्टी सोनिया, तुम मेरी खोपड़ी में बैठी रहो। मैं तुमसे खौफ नहीं हूं। जब तक तुम मुझसे राब्ता कायम नहीं करोगी मैं कोई खुफिया मंसूबा नहीं बनाऊंगा। उसने चंद घोंट पिए, फिर एक मेज पर आकर बैठ गया और पेपर बैग से कागज और कलम निकालकर इस्तीफा लिखने लगा कि सोनिया के अलावा एक और बला उसकी खोपड़ी में घुस आई है। उस बला से फिलहाल इतना खतरा नहीं है क्योंकि वो अंग्रेजी जुबान नहीं जानती, लेकिन सोनिया हर वक्त उसके दिमाग से खुफिया मंसूबों को कुरीद सकती है, लिहाजा उसे मास्टरों की तंजीम से रिटायर किया जाए। तब मैंने उसकी सोच में कहा, हाँ, इस्तीफा देना बेहतर है। एटमी धमाकों के बाद आला हुक्काम का एतमाद मुझ पर से उठ गया है। इससे पहले कि वो मुझे मेरे मौजूदा ओहदे से हटा देते मैंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन मेरे बाद अब सुपर मास्टर कौन बनेगा? मैं आइंदा मुकर्रर होने वाले सुपर मास्टर के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन वो सोचने लगा, मैं अभी कैसे अंदाजा कर सकता हूँ कि मेरी जगह कौन आएगा? इस बार तो इतनी राजदारी बरती जाएगी कि इस तंजीम का एक भी फर्द सुपर मास्टर की शख्सियत से वाकिफ नहीं हो सकेगा, हत्ता कि उसकी आवाज़ भी नहीं सुन सकेगा। खास तौर से नए सुपर मास्टर पर मेरा साया भी नहीं पड़ने दिया जाएगा। वो दुरुस्त सोच रहा था। अब इस खतरनाक तंजीम का सामना 2 टेलीपैथी जानने वालों से था, इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा एहतियात और राजदारी से काम लेने वाले थे। फिलहाल मुझे उस रिटायर होने वाले सुपर मास्टर से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था, इसलिए मैं उसके दिमाग से निकल आया। अब मैं दिमागी तौर पर तैयारे के अंदर हाजिर था। इस वक्त मैंने घड़ी देखी। तैयारे के स्पीकर से मुसाफिरों को इतला दी जा रही थी कि आध घंटा बाद वो तैयारा इस्तांबुल के हवाई अड्डा पर बखैरियत उतर जाएगा। तमाम मुसाफिर अपनी सीट पर सीधे बैठकर सेफ्टी बेल्ट बांधने लगे। मैंने अपना सेफ्टी बेल्ट बांधते हुए एयर होस्टेस रीटा को देखा। वो दूर खड़ी हुई एक बूढ़ी मुसाफिर औरत को बेल्ट से बांध रही थी। रीटा से नजरें मिली तो वो महबूबाना अंदाज में मुस्कुराने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए उसकी मुस्कुराहट को हजम किया, क्योंकि मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे लालच दिया था कि अगर एयरपोर्ट के अहाता से बाहर निकलकर मेरे $20,000 मुझे वापस मिल जाएंगे तो मैं उसे $5,000 दूंगा। लेकिन वो एयर होस्टेस रीटा खुद को बहुत चालाक समझती थी
सारी रकम खुद हजम करना चाहती थी। तैयारी ने अपने वक्त पर लैंड किया। फिर थोड़ी देर बाद मैं दूसरे मुसाफिरों के साथ तैयारी से बाहर जाने लगा। मैं चेकिंग के मरहला से बखैरियत निकल आया। मुझे मालूम था कि रीटा नहीं आएगी। मैं वेटिंग रूम के एक सोफा पर बैठकर उसकी सोच पढ़ने लगा। वो अपने फ्लैट तक जाने के लिए टैक्सी की मोहताज नहीं थी, क्योंकि उसकी आमदोरफ्त के लिए कंपनी की एक बस मखसूस थी। 45 मिनट के बाद वो कंपनी के दूसरे मुलाजमों के साथ उस बस में बैठकर जाने लगी। मुझे उसकी सोच बता रही थी कि वो कहाँ जा रही है। मैं अपनी जगह से उठकर टैक्सी स्टैंड की तरफ आया। फिर एक टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को पाशा स्ट्रीट की तरफ जाने के लिए कहा। फिर पिछली सीट से टेक लगाकर दिमाग की स्क्रीन पर रीटा को देखने लगा। वो एक बड़ी सी इमारत के सामने बस से उतर गई। इमारत की पेशानी पर मरियम लॉज लिखा हुआ था। वो एक हाथ में अटैची उठाए और अपने शाना से बैग लगाए मरियम लॉज की दूसरी मंजिल में आई। फिर 20 नंबर के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर चाबी से उसे खोलने लगी। वो बहुत खुश थी, क्योंकि अपनी दानिश्त में $20,000 के एक उल्लू को उल्लू बनाकर आई थी और अब इतनी बड़ी रकम सिर्फ उसकी अपनी हो गई थी। इसलिए वो बड़ी तरंग में गुनगुना रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने स्लीपिंग गाउन निकालकर पहन लिया। दरवाजे पर दूसरी दस्तक हुई। उसके ख्याल के मुताबिक कोई पड़ोसन हो सकती थी। उसने गुनगुनाते हुए दरवाजे को खोला, फिर एकदम से घबरा गई। खुले हुए दरवाजे पर मैं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने फौरन ही दरवाजे को बंद करना चाहा। मैंने एक पांव आगे बढ़ा दिया। अब वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग मेरे कंट्रोल में था, इसलिए उसकी चीख हलक में फंस कर रह गई। मैंने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, बेशक तुम्हारे इस फ्लैट का पता दफ्तर में मौजूद नहीं है, लेकिन तुम्हारी जैसी औरतों के तमाम जहन्नुमी पते मेरे दिमाग में मौजूद रहते हैं। वो घबरा कर पीछे हट रही थी। फिर थूक निकलती हुई बोली, तुम समझोगे कि मैं तुम्हें धोखा देकर यहाँ आ गई हूँ, मगर मैं सच कहती हूँ, तुम्हारी रकम की हिफाजत के लिए मुझे भाग कर यहाँ आना पड़ा। एक ऑफिसर मेरे पीछे पड़ गया था और उस रकम में से हिस्सा मांग रहा था। मैंने सोचा था कि उसे धोखा देकर यहाँ आऊँगी, फिर लिबास बदलकर तुमसे मिलने दोबारा एयरपोर्ट के टैक्सी स्टैंड की तरफ जाऊँगी। वाकई, मैंने खुशी का इजहार किया। फिर तो तुम बड़ी ईमानदार हो। अब मैं तुम पर शुबा नहीं करूँगा। हम दोस्त हैं, कॉफ़ी पिलाओगी? उसे मायूसी हुई कि मैं उसकी कुर्बत से पिघल ना सका। वो बज़ाहिर मुस्कुराती हुई बोली, तुम आराम से बैठो, मैं अभी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। वो जल्दी से किचन की तरफ चली गई। अब उसके जहन में ये बात थी कि ख्वाब आवर गोलियां कॉफ़ी में घोलकर मुझे पिलाएगी। जब मैं गाफिल हो जाऊंगा तो $20,000 की रकम वहां से ले जाकर अपनी आंटी के यहाँ पहुंच जाएगी, ताकि उस फ्लैट में यह सबूत ना रहे कि वो मेरे $20,000 लेकर वहां आई है। मैंने बिस्तर पर पड़े हुए उस बैग को देखा जिसमें वो रकम रखी हुई थी। मैं वो बैग उठाकर वहां से जा सकता था, लेकिन वो जगह वक्त गुजारने के लिए अच्छी थी। 25 मिनट बाद वो कॉफ़ी की 2 प्यालियां लेकर आई। मेरे सामने मेज़ पर वो प्याली रखी जिसे मैं खाली करके ख्वाबे खरगोश के मज़े ले सकता था। दूसरी प्याली उसने बैठते वक्त अपने सामने रखी। मैंने कहा, घुटन का एहसास हो रहा है, ज़रा वो खिड़की खोल दो। वो फिर एक बार मुस्कुराती हुई अपनी जगह से उठी और खिड़की की तरफ जाने लगी। उसका दिमाग मेरी मुट्ठी में था और वो खिड़की खोलने तक पलटकर मेरी तरफ नहीं देख सकती थी। मैंने बड़े इत्मीनान से प्यालियां बदल दी। उसने वापस अपनी जगह आकर एहतियातन दोनों प्यालियों को सरसरी नज़रों से देखा। फिर यह देखकर मुतमईन हो गई कि मैं कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहा हूँ। वो अपनी प्याली उठाकर पीने लगी। पीने के दौरान वो बड़े रोमानी अंदाज में मुझे यकीन दिला रही थी कि ज़िंदगी में पहली बार वो किसी मर्द के साथ तन्हाई में बैठी हुई है और बेचारी को शर्म भी आ रही है। कॉफ़ी पीने के बाद वो अपनी जगह से उठी, फिर बाथरूम में चली गई। दूसरी बार बाथरूम का दरवाज़ा खुला। वो कमरे में आते हुए जमाही ले रही थी। उसने बिस्तर के सिरे पर बैठते हुए मुझे देखा कि मुझ पर नींद का गलबा है या नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें नींद आ रही है? वो अपने सर को थामकर बोली, हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो अपनी नींद से लड़ रही थी और दवा अपना असर दिखा रही थी। फिर मैं भी सोच के हाथों से उसके जहन को थपकने लगा। जब उसकी आंखें बंद हो गईं तो मैंने उसके दिमाग को हदायत दी कि वो दूसरी सुबह 8 बजे से पहले बेदार ना हो। इसके बाद मैं उसकी सिंगार मेज के पास आया। फिर वहां बैठकर वैनिशिंग क्रीम से मेकअप उतारने लगा। इस दौरान मैंने सोनिया से राब्ता कायम किया। उसके ट्रेन के सफ़र का आगाज़ हो चुका था। वो एक एयर कंडीशनड कैबिन में आराम से लेटी हुई रोमानिया से इस्तांबुल की तरफ आ रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो फ़ौरन ही उठकर बैठ गई। फरहाद, तुम कहाँ गुम हो गए हो? क्या अब मेरी याद आई है? मैंने कहा, अब झगड़ा शुरू न कर देना, मैं तुम्हारी खबर लेता रहा हूँ। तुम बखैरियत थी, इसलिए मैंने तुम्हें मुखातिब नहीं किया। अगर मुखातिब कर लेते तो क्या तुम्हारी अय्याशी में फ़र्क आ जाता? तुम्हारी जली कटी बातों से खुदा दुश्मन को भी महफूज रखे। क्या तुम काम की बातें नहीं सुनोगी? चूल्हे में गया तुम्हारा काम। पहले ये बताओ कि कहाँ हो? तुम्हें तो शायद मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में हूँ। कल सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना हो जाऊँगा। मैंने सोनिया से इसलिए झूठ कहा कि वो इस्तांबुल पहुँचते ही मेरी तरफ दौड़ी चली आएगी। मैं खुद उससे मिलने के लिए बेताब था, लेकिन हालात का जायज़ा लेने के बाद ही ये मुनासिब होता। और सोनिया ऐसी थी कि वो मुझसे मिलने की खातिर हालात की परवाह नहीं कर सकती थी। लेकिन झूठ बोलने के बाद फ़ौरन ही ख्याल आया कि वो इस्तांबुल पहुंचने से पहले ही मेरी बू सूंघ लेगी। मैं इस्तांबुल में उससे छुपकर नहीं रह सकूंगा। वो शिकायतन बोली, अगर कल भी तुम वहां से रवाना ना हो सके तो मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती रहूंगी?
मैं तुम्हें इंतजार की जहमत से बचा लूंगा। चलो, तुम्हारी मोहब्बत और दीवानगी से खौफजदा होकर मैं तुमसे पहले इस्तांबुल पहुंच रहा हूं, बल्कि पहुंच गया हूं। देखो, मजाक ना करो। तुम्हें मेरी जान की कसम बताओ कहाँ हो। मेरी तुम्हारी जान एक ही है और इस एक जान की कसम मैं इस्तांबुल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो खुशी से उछल पड़ी। सच? बाय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब तुम यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी भूख को पाल होगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। अब काम की बात सुनो। वो बूढ़ा जगपाल जिसे रूपा कहते हैं, उसका नाम रसवंती है। मैंने उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल कर ली हैं। ये तो मैं पहले ही जानती थी कि तुम उस देवी तक जरूर पहुंचोगे। खुदा करे कि वो बूढ़ी खूसट हो। मैंने कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। वो सचमुच बुढ़िया है, लेकिन टेलीपैथी के जरिए दूसरों पर यही जाहिर करती है कि वो 16 बरस की छोकरी है। सोनिया खुशी से निहाल हो गई। औरत की यह सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि उसके मर्द से मिलने वाली हर औरत बूढ़ी हो। मैंने सोनिया की यह तमन्ना पूरी कर दी। वो खुश होकर बोली, अच्छी बात है। जब मुझसे सामना होगा तो मैं उस बुढ़िया को आंखों से देख लूंगी। तुम असली रसवंती से नहीं मिल सकोगी। वो समझती है कि वो तुम्हारे सामने आकर बातें करेगी तो तुम टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग तक पहुंच जाओगी। लेकिन वो तो हब्से दम की माहिरा है, फिर मुझसे क्यों डरती है? इसलिए कि वो हमेशा सांस रोककर बैठी नहीं रहेगी। उसके ख्याल के मुताबिक अगर सोनिया वक्त बेवक्त उसकी सोच को छेड़ती रहेगी तो उसका ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो किसी दूसरी लड़की को तुम्हारे सामने पेश करेगी। तुम उसके दिमाग तक कैसे पहुंच गई? मैं उसे तफसीली वाक़यात बताने लगा कि मैं सुपर मास्टर के जरिए किस तरह रसवंती की बातें सुनता रहा। मैंने सारी बातें समझाने के बाद कहा, सोनिया, अब तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। वो अंग्रेज़ी नहीं जानती लेकिन सीख सकती है, लिहाजा आइंदा मैं जापानी ज़ुबान में तुम्हें मुखातिब करूँगा। अच्छा हुआ कि हमने जापान में ये ज़ुबान सीख ली थी। अब हम इसी ज़ुबान में गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात यह कि आइंदा मुझे फरहाद कहकर मुखातिब ना करना, वरना वो बूढ़ी टेलीपैथी जानने वाली मुझे ढूंढ निकालेगी। सोनिया ने पूछा, क्या वो बुढ़िया इस वक्त हमारी बातें नहीं सुन रही होगी? मुमकिन है सुन रही हो, मगर मैंने बताया ना कि वो अंग्रेज़ी नहीं समझ सकती, लिहाजा हमारी बातें उसके पल्ले नहीं पड़ सकती। तुम अभी क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि गुस्ल कर रहा हूँ। उसने पूछा, सचमुच बताओ, क्या किसी होटल में हो? हाँ। मैं जवाब देते वक्त झिझक गया। देखो, झूठ ना बोलो, मैं तुम्हारे अंदाज से झूठ पकड़ लेती हूँ। भाई, मुश्किल तो यह है कि सच बोलता हूँ तब भी तुम यकीन नहीं करती। सच क्या है बताओ, मैं यकीन कर लूँगी। नहीं, तुम फिर झगड़ा करोगी। कसम से झगड़ा नहीं करूँगी। नहीं बताओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। ये सोनिया की आदत है, किसी बात के पीछे पड़ जाएगी तो पूछ कर ही रहेगी। मैंने कहा, अच्छा तो सुनो, मैं एक एयर होस्टेस रीटा के फ्लैट पर हूँ। वो जलकर बोली, और वो कहाँ है? वो सो रही है। और तुम सोने के बाद गुस्ल कर रही हो? तुम्हारी जान की कसम, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। अरे बगला भगत, क्यों मुझे बेवकूफ़ बनाते हो? मैं तुम्हारे झूठ से बहलने वाली औरत नहीं। देखो सोनिया, मैंने तुम्हें अपना समझकर सच कहा है। मुझसे चाहे जैसी भी कसम ले लो। हमेशा झूठ बोलने वाला अगर एक बार सच कह दे तो उसकी कसम का भी एतबार नहीं रहता। निकल जाओ मेरे दिमाग से। मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती। मैं चुप रहा। वो थोड़ी देर तक इंतजार करती रही। जब मैंने कुछ ना कहा तो वो एक झटके से लेट गई। एक करवट के बाद दूसरी करवट बदलने लगी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी नाराज़गी में भी प्यार होता है। उसने तकिया को उठाकर सीना से भींच लिया, फिर मुझे आवाज़ दी, तुम खामोश क्यों हो? मैंने जवाब नहीं दिया। उसका दिल मायूसी से धड़कने लगा कि मैं नाराज़ होकर चला गया हूँ। उसने फिर आवाज़ दी, फरहाद, क्या तुम सचमुच चले गए? उसके दिमाग में वही सन्नाटा रहा जो महबूब की जुदाई के बाद रहता है। उसने एक सर्द आह भरी, फिर उसकी आंखें भीग गईं। वह पछतावे के आंसू थे कि उसने मुझको नाराज़ कर दिया। मैं जानता हूं कि मेरे पीछे मेरी जान भीगी आंख के लिए आहें भरती है। बस जान लेना काफ़ी है। औरत के सामने अपनी मालूमात का जिक्र नहीं करना चाहिए, वरना वो और सर चढ़ जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनिया ने जल्दी से भीगी आंखों को अपनी आस्तीन से खुश्क किया, फिर बर्थ पर से उठकर दरवाजे तक आई। फिर उसने सोच के जरिए मुझे पुकारा, फरहाद, अगर तुम मेरे दिमाग में मौजूद हो तो मुझे सहारा दो। मैं बेखौफो खतर दरवाज़ा खोल लूँगी। मैं खामोश रहा तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। देवी रसवंती का कद्यावर और खूबरू मातहत शंकर वहां खड़ा हुआ था। उसने कैबिन के अंदर आते हुए कहा, अभी तक सब खैरियत है। हम रात के 2 बजे तक बल्गारिया पहुंचेंगे। वहां से इस्तांबुल जाने वाली ओरिएंट एक्सप्रेस में दोबारा हमारा सफ़र शुरू होगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हुक्म दें। शुक्रिया, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। मादाम, मैंने सुना है कि आप हिंदुस्तानी ज़ुबान जानती हैं। आप मेरी ज़ुबान में गुफ्तगू करेंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सोनिया फ़ौरन ही समझ गई कि रसवंती शंकर के दिमाग में मौजूद है और अपनी ज़ुबान के जरिए उसकी सोच को गिरफ्त में लेना चाहती है। वो नागवारी से बोली, शंकर, अपनी ज़ुबान में अपनी बुढ़िया देवी को समझाओ कि बहुत चालाक बनकर मुझसे कोई चाल ना चले। कभी कभी मेरे दिमाग में आकर अंग्रेज़ी जैसी अजनबी ज़ुबान सुनती रहे और सब्र करती रहे। मादाम, आप गलत समझ रही हैं। देवी आपके खिलाफ कोई चाल नहीं चल रही हैं। सोनिया ने हाथ उठाकर कहा, बस मुझे ना समझाओ। अपनी देवी को बता दो कि मेरा एक मातहत है जो फरहाद का दोस्त रह चुका है। अब मैं अपने मातहत से अंग्रेज़ी की बजाय किसी दूसरी ज़ुबान में गुफ्तगू करूंगी। शंकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मैंने चुपचाप उसके दिमाग में झांकना चाहा तो उसकी सांस एक साथ के लिए रुक गई। उसने मुस्कुराकर सोनिया से कहा, मादाम, आप मेरी सोच को पढ़ना चाहती हैं। प्लीज़ अभी आप मेरे दिमाग से दूर रहें। मैं देवी तक आपका पैगाम पहुंचा रहा हूं।
सोनिया इत्मीनान का सांस लेकर बर्थ पर बैठ गई। उसे मालूम हो गया कि अभी मैं उसके पास मौजूद हूँ और शंकर के दिमाग को छेड़ रहा हूँ। 1 मिनट के बाद शंकर ने कहा, मादाम, आपकी बातों से देवी को मालूम हो चुका है कि जब वो सुपर मास्टर से बातें कर रही थी तो आप भी सुपर मास्टर के दिमाग में मौजूद थी, इसीलिए आप फरहाद और अजनबी जुबान का जिक्र छेड़ रही हैं। वरना बात सिर्फ इतनी सी है कि देवी अपनी जुबान में आपसे बातें करना चाहती हैं। सोनिया ने कहा, मुझे मंजूर है, शर्त यह है कि तुम्हारी देवी मेरी रूबरू बातें करने के लिए आए। उससे यह भी कह देना कि फ्रॉड नहीं चलेगा, वो किसी दूसरी लड़की को देवी बनाकर पेश करेगी तो मैं उसकी असलियत मालूम कर लूंगी। शंकर फिर खामोशी से सोनिया की बातें देवी तक पहुंचाने लगा। सोनिया ने मुझसे कहा, तुम शंकर के दिमाग में घुस नहीं सकते, इसलिए यहाँ हाजिर रहने के लिए मेरे दिमाग में ज़रूर मौजूद हो। हाँ मौजूद हूँ, लेकिन मेरी तुम्हारी कुट्टी है। मैं तो सिर्फ रसवंती की चालें समझने आया हूँ। आखिर मेरे ही सहारे की ज़रूरत पड़ रही है ना। यह तुम्हारी खुशफहमी है। मैं तुम्हारी इज्जत रखने के लिए तुम्हारे वास्ते से काम कर रहा हूँ, वरना अभी सबके सामने पोल खुल जाएगा कि तुम टेलीपैथी नहीं जानती हो। तुम अपनी टेलीपैथी अपने पास रखो, मुझे झूठी शोहरत नहीं चाहिए। इतने में शंकर ने उसे मुखातिब किया, मादाम, जब आप सुपर मास्टर के दिमाग में मौजूद थी तो क्या आपने उसके दिमाग में देवी की आवाज़ सुनी थी? सोनिया ने मेरी सोच के मुताबिक कहा, हाँ मैंने सुना था। देवी सुपर मास्टर को दिमागी झटके पहुंचाने के बाद कह रही थी, मूर्ख, मैं सोनिया नहीं हूँ। मुझे जानना चाहते हो तो बाबा तन सिंह को बुलाओ। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलो, बाबा बाहर खड़े हुए हैं। तुम्हारी देवी ये बातें अपनी जुबान में कह रही थी और सुपर मास्टर ये जुबान नहीं समझ सकता था। शंकर फिर अपनी देवी से सोच के जरिया बातें करने के लिए खामोश रहा। इसके बाद उसने कहा, मादाम, आप देवी की आवाज़ और सोच के अंदाज को पहचान गई हैं, फिर भी आप देवी के दिमाग तक नहीं पहुंच सकेंगी, क्योंकि हम सब ने अपने दिमागों पर हफ्से दम का पर्दा डाल रखा है। लेकिन आपको सांस रोकने में महारत हासिल नहीं है। यानी देवी ये कहना चाहती हैं कि आप उनके दिमाग को नहीं छेड़ सकती, वो आपके दिमाग को गड़बड़ा सकती हैं। मैंने अचानक ही शंकर के दिमाग को झटका पहुंचाया तो वो पहले लड़खड़ा गया, फिर फौरन ही सांस रोकते हुए अपने सर को थामकर बर्थ पर बैठ गया। सोनिया मेरी सोच के मुताबिक कहने लगी, ये छोटा सा नमूना है कि मैं किस तरह तुम सबको सांस रोककर बैठने पर मजबूर कर सकती हूँ। सोनिया की बात खत्म होते ही मैंने उसके दिमाग में रसवंती की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, सोनिया, मैं एक सहेली बनकर तुम्हें मुखातिब कर रही हूँ। अगर तुम मेरी जुबान में मुझसे बातें करो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि जिस अंदाज में तुमने शंकर को जहनी झटका पहुंचाया है उसी अंदाज में तुम्हारी जुबान को समझे बगैर मैं दिमागी झटका पहुंचा सकती हूँ। और यही सलूक तुम मेरे साथ भी कर सकती हो। हम आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे की राहों में रुकावटें पैदा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगी। क्या ये समझदारी ना होगी कि हम आपस में बहनें बन जाएं? तब मैंने सोनिया की सोच में रसवंती को मुखातिब किया। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी जुबान में बोल रही हूँ। जैसा कि तुम्हें मालूम हो चुका है, फरहाद मेरा महबूब था। मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 2 साल उसके साथ गुजारे, फिर दुश्मनों ने उसे हलाक कर दिया। मैं आखिरी सांसों तक फरहाद से और उसके मुल्क से मोहब्बत करती रहूंगी। लेकिन तुम बड़ी ताकतों से एटमी इमदाद हासिल करके अपने देश को पाकिस्तान के लिए खतरनाक बनाना चाहती हो, और मैं तुम्हारे नज़ाइम में तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। रसवंती थोड़ी देर तक सोचती रही। सोनिया की आवाज़ और उसके लहजे को अपनी याददाश्त में महफूज करती रही। फिर उसने कहा, सोनिया, मुझे नहीं मालूम था कि सियासत के मैदान में मेरा एक मुतालबा तुम पर ग्रां गुजरेगा। अगर तुम्हें एतराज़ है तो मैं सुपर मास्टर से एटमी इमदाद तलब नहीं करूंगी। सोच लो रसवंती, तुम देश भगत हो। तुमने यही एटमी ताकत हासिल करने के लिए बूढ़े जगपाल को बेवकूफ़ बनाया, फिर तुम्हारा मुतालबा सुपर मास्टर तक पहुंच गया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अब वो रिटायर हो गया है और उसकी जगह एक नया सुपर मास्टर आने वाला है। वो इतना मोहतात रहेगा कि हम दोनों उसकी सोच तक नहीं पहुंच सकेंगी। ये तो बहुत बुरी खबर है। कोई बात नहीं, अभी हमें अपनी दोस्ती के बारे में बातें करना चाहिए। मैंने कहा, एक दूसरे को रफ्ता रफ्ता जान लेने के बाद दोस्ती मुस्तहकम होती है। फिलहाल दोस्ती की इब्तदा समझो और कोशिश करो कि मुझे कभी तुमसे शिकायत पैदा ना हो। फिर तुम मुझे जान कुर्बान करने वाली सहेली पाओगी। तुम भी मुझे ऐसी ही पाओगी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगवान करे हमारी दोस्ती कायम रहे, इंशाल्लाह। मैंने बहसीयत एक मुसलमान बेख्तियार इंशाल्लाह कह दिया, जबकि सोनिया ऐसा नहीं कह सकती थी। रसवंती ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने फरहाद के साथ रहकर इस्लाम कबूल कर लिया है? मैंने सोनिया की तरफ से जवाब दिया, इस्लाम कबूल तो नहीं किया, अलबत्ता उस मुसलमान की हर अदा मुझ में समा गई है। क्या तुम्हारा कोई महबूब नहीं है? रसवंती ने एक सर्द आह भरी, फिर कहा, मैं इस दुनिया के किसी इंसान को अपना महबूब नहीं बना सकती, क्योंकि मैं देवताओं की दासी हूँ। फिर तो देवताओं से तुम्हारी मुलाकातें होती होंगी। वो झींप कर बोली, ये बात नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से मंदिर की सेवा के लिए वक्फ कर दिया था, इसलिए मुझ जैसी कन्याओं को देवताओं की मलकियत कहा जाता है। इस दुनिया का कोई शख्स हमें छू नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें छू ले तो मैं उसे दिमागी अजाब में मुब्तला कर दूंगी। तुम बहुत दिलचस्प हस्ती हो। बहरहाल अब मैं सोना चाहती हूँ। रसवंती रुखसत हो गई। हो सकता था कि वो बज़ाहिर रुखसत होकर सोनिया के दिमाग में मौजूद हो। दिमाग के अंदर छुपे हुए चोर को ना तो मैं पकड़ सकता हूँ और ना ही वो पहचान सकती है। सोनिया अपने दिमाग में हमारी बातें सुन रही थी। रसवंती के रुखसत होने की इतला मिली तो उसने मुझे जापानी जुबान में मुखातिब किया, ए फरेबी, सुन रहे हो?
ये देवी तो खुद को लड़की कह रही थी। तुमने झूठ क्यों कहा था कि वो बूढ़ी है? उसने झूठ कहा था कि वो जवान लड़की है। मैं हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। वहाँ मंदिरों में बूढ़ी नहीं जवान दासियाँ होती हैं। क्या तुम अपने झूठ और फरेब से बाज नहीं आओगे? मेरी आड़ लेकर अभी कह रहे थे कि वो बहुत दिलचस्प हस्ती है, यानी तुम्हारी दिलचस्पी शुरू हो चुकी है। भाई, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, अब आराम से सो जाओ। मेरे सोने जागने की फिक्र न करो। उस देवी के पास जाकर उसे सुलाओ। मेरी जान खूब गुस्सा दिखा लो। जब यहाँ होगी तो तुम्हारी अच्छी खासी मुरम्मत करूंगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। उसने मुझे आवाज़ दी मगर मैं वापस आ गया। रीटा अपने बिस्तर पर महवे ख्वाब थी। मैंने उसे उठाकर फर्श पर डाल दिया, फिर उसके बिस्तर पर आराम से लेटकर रोमाना की खबर लेने लगा। उसका सफ़र जारी था। वो सोच रही थी कि मुझे इस्तांबुल में तलाश कर सकेगी या नहीं। मैंने उसकी सोच में उसे यकीन दिलाया कि वो कोशिश करेगी तो उसका फरीद उसे ज़रूर मिल जाएगा। उसकी सोच की लहरों से जज्बे उमड़ रहे थे। वो जो हमेशा मर्द बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और औरत बनकर रहने में अपनी कमज़ोरी और तौहीन महसूस करती थी, वही रोमाना मुझे पा लेने के लिए मुकम्मल औरत बन गई। उसके जज्बात की तमाम तस्वीरें मैं उसके दिमाग के आईना में देख रहा था, क्योंकि तमाम जज्बे दिमाग से जन्म लेकर जिस्म की रग रग में दौड़ते हैं, और मैं उसे समझ रहा था और महफूज हो रहा था। वो अपनी आग से आप ही घबरा गई। उसने एयर होस्टेस से ठंडा पानी तलब किया, फिर उसे एक सांस में पीने लगी। एक गिलास पानी से जज्बों की तमाम कायनात को बुझाने की नाकाम कोशिश करने लगी। मैंने उसकी सोच के जरिए उसके जहन को थपकना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चली गई। इसके बाद मैंने मेयून की खबर ली। वो बेचारी उसी बुढ़िया के मकान में सो रही थी। मुझे इत्मीनान हो गया। अब मैं भी आराम से अपनी नींद पूरी कर सकता था। सोने से पहले मैंने रीटा की जानिब देखा। जिस अंदाज में वो मुझे सुलाना चाहती थी, मैंने उसे बेहतर अंदाज में उसे सुला दिया। गहरी नींद के बायस उसके ख्वाब की स्क्रीन खाली थी, यानी ऐसे उलझे हुए ख्यालात थे जो वाज़ेह तौर से ख्वाब की सूरत में नजर नहीं आते। मैंने सोच के जरिए उसे मुखातिब किया, रीटा तुम सो रही हो? मगर मेरी सोच की गूंगी आवाज़ सुन रही हो? बोलो, सुन रही हो? वो नींद में ज़रा सा किसमिस आई, फिर ख्वाब की स्क्रीन पर अपने आप को देखने लगी। वो कह रही थी, हाँ मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा माजी हूँ। याद करो कि तुम्हारा माजी क्या था। उसके लाशऊर ने माजी का सबक दोहराना शुरू किया। मैं उसके ख्वाब की स्क्रीन देख रहा था। मुझे वो रीटा नजर आई जो बचपन से जवानी की तरफ कदम रख रही थी। दूसरी लड़कियों की तरह पहले पहल वो भी शर्मीली थी और किसी एक महबूब का ख्वाब देखती थी, लेकिन उसके चचा ने उसे फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए उसे एक बूढ़े फिल्म प्रोड्यूसर की ख्वाबगाह में पहुंचा दिया। वहीं से उसके रोमानी ख्वाबों को आग लगती रही। उसने मुफाद की खातिर खुद को बेचने का सबक सीख लिया। फिर एक स्मगलर ने अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए उसे एयर होस्टेस बना दिया ताकि वो उसके काम आती रहे और स्मगलिंग के माल को बाहिफाजत कस्टम वालों से बचाकर उसके पास पहुंचाती रहे। मुझे हासिल होने वाली 20,000 की आमदनी उसकी अपनी होती, उसमें स्मगलर का हिस्सा ना होता, लेकिन मैं उससे वो आमदनी छीनने वाला था। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे आदमी स्मगलिंग के सिलसिला में इस तैयारे में सफ़र करते हैं जिसमें तुम्हारी ड्यूटी होती है? हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो अक्सर मेरी ड्यूटी के औकात में तैयारे में मुसाफिरों की हैसियत से मौजूद रहते हैं। वेरी गुड। मैं 2 रोज़ बाद यहाँ से हांगकांग वापस जाऊँगा। तुम अपने किसी आदमी का पासपोर्ट और वीज़ा मेरे हवाले करोगी? हाँ करूँगी, मगर तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ। अपनी ज़रूरत के वक्त तुम्हारे इस प्राइवेट फ्लैट में आ जाऊँगा और जो हुक्म दूंगा उसकी तामील करोगी? हाँ, तामील करूँगी। बस अब आराम से सो जाओ, सुबह 8 बजे बेदार हो जाना। उसे हदायत देकर मैंने जहन को सोने की हदायत की और जागने का वक्त मुकर्रर किया। इसके बाद आराम से सो गया। आराम की नींद मुझे बहुत कम नसीब होती है। सुबह मुंह अंधेरे आंख खुल गई। मैंने ज़रूरियात से फारिग होकर किचन में अपने लिए नाश्ता तैयार किया, एक प्याली कॉफ़ी पी। उसके बाद रीटा का हैंडबैग खोलकर देखा। उसमें पूरी रकम मौजूद थी। वो कालीन पर बदस्तूर गहरी नींद सो रही थी। सांसों की आमदोरफ्त से पता चल रहा था। मैंने $5,000 निकालकर उसके पास रख दिए। ये उसके कमीशन की रकम थी। वो मुझे लूटना चाहती थी, लेकिन हालात के हाथों वो खुद इतनी बार लुट चुकी थी कि मैं उसे लूटना नहीं चाहता था। मैंने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर देखा। कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। मैंने बाहर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। जब मैं कॉरिडोर से गुजरने लगा तो एक फ्लैट का दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ी औरत बाहर आ रही थी। उसने मुझे सवालिया नज़रों से देखा, फिर दूर तक फ्लैट्स के दूसरे दरवाज़ों को देखने लगी। शायद अंदाज़ा करना चाहती थी कि मैं कौन से फ्लैट से निकल कर आ रहा हूँ। जब तक वो अंदाज़ा करती, मैं इमारत से बाहर एक गली में पहुँच चुका था। गली के अतराफ छोटी छोटी दुकानें थीं। वहाँ सुबह सवेरे ही कारोबार शुरू हो जाता। ब्लाउज और स्कर्ट पहनी हुई औरतें रेड़ों पर फल और सब्जियां फरोख्त कर रही थीं। मैं शेव बनवाने के लिए एक बार्बर शॉप में दाखिल हो गया। शेविंग के दौरान सोनिया की खबर ली। वो ट्रेन में बखैरियत सफ़र कर रही थी और बल्गारिया से गुजरती हुई तुर्की की तरफ आ रही थी। फिर मैंने मेयून की खबर ली। वो दिन गिन रही थी। उसके हिसाब से जुदाई का एक दिन गुजर चुका था। आज दूसरा दिन था और तीसरे या चौथे दिन मैं उसके पास पहुंचने वाला था, और ये दिन और रातें उसके लिए पहाड़ बन गई थीं।
मैंने उसकी सोच में समझाया, ये दिन तो गुजर ही जाएंगे, मुझे घूम फिर कर वक्त गुजारना चाहिए। उसकी सोच ने कहा, किसी तफरीह में मेरा दिल नहीं लगता, मैं इसी घर में उसका इंतजार करूंगी। मैंने फिर समझाया, एक जगह कैद होकर इंतजार करने से वक्त नहीं गुजरेगा, मुझे कम अज कम अपने बाप और अपनी बहन से मुलाकात करना चाहिए। वो जैसे चौंक गई। मेरे प्यार की दीवानगी ऐसी थी कि उसने खून के रिश्तों को भी भुला दिया। अब वो सोच रही थी, हाय मैं देवता के प्यार में कैसी खुदगर्ज बन गई, अपना को बिल्कुल ही भुला बैठी। ठीक है, मुझे उनसे मिलना चाहिए, रेयून और बाबा मेरे लिए परेशान होंगे। मैंने उसे अब अपने तौर पर सोचने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद इरादा था कि रोमाना से राब्ता कायम करूंगा, लेकिन शेव हो चुका था। मैं बिल अदा करके बाहर आ गया। अब मैं किसी दूसरी जगह इत्मीनान से बैठकर ही रोमाना के ख्यालात पढ़ सकता था। यूं तो चलते फिरते भी ये मुमकिन था, लेकिन वो मेरे लिए अजनबी जगह थी, इसलिए मैं रास्ता चलते दिमागी तौर पर हाजिर रहना चाहता था। मैं भटकता हुआ ग्रैंड बाजार में पहुंच गया। ये एक बहुत ही वसी और रीज इमारत के अंदर छुपा हुआ बाजार है। अंदर पहुंचकर बाहर के मनाजिर दिखाई नहीं देते। इस इमारत के अंदर दुकानें, गलियां और फुटपाथ वगैरह सब कुछ ही थे। इसकी छतें मेहराब नुमा थीं। आशिक मिजाज नौजवान फुटपाथ पर खड़े हुए सामने से गुजरने वाली औरतों को तकते हुए नजर आ रहे थे। मैंने एक स्टोर में पहुंचकर मेकअप का तमाम सामान खरीदा, अपने लिए एक रेडीमेड सूट भी लिया, फिर उस पोशीदा बाजार की इमारत से बाहर आ गया। मैं अपने असल रूप में था। रूप बदलने के लिए किसी बंद कमरे में या किसी वीरान मुकाम पर पहुंचना जरूरी था। मैंने एक टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से कहा कि मुझे शहर से बाहर किसी वीराने में ले चले। वो मेरा मुंह तकने लगा, यानी वो अंग्रेजी नहीं जानता था। मैंने इशारों में उसे समझाने की कोशिश की, तब उसने शहर का नक्शा निकालकर मेरे सामने रख दिया। उस नक्शा के बायस मुझे इस्तांबुल के मुतल्लिक मालूमात हासिल हुई। मैंने एक जगह उंगली रखकर कहा, यहाँ ले चलो। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। मैं सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद करने के बाद रोमाना के पास पहुंच गया। वो एक खूबसूरत से सजे हुए कमरे में एक आरामदेह कुर्सी पर बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। उसकी सोच से पता चलता था कि वो इस्तांबुल पहुंच गई है। तैयारे में एक औरत उसकी हमसफर थी। दोनों में इस हद तक दोस्ती हो गई कि उस औरत ने रोमाना को यकीन दिलाया कि वो उसके फरीद को इस्तांबुल में तलाश करने के सिलसिले में उसकी मदद करेगी। मेरा इरादा था कि मैं मेकअप करने के बाद दुश्मनों की तरफ से बेफिक्र होकर किसी भी ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा जहां रोमाना मौजूद होगी। अब इस बात का इत्मीनान हुआ कि उसने किसी को सहेली बनाकर अपने रहने का ठिकाना बना लिया है। इतने में वो औरत उसके कमरे में आ गई। उसके साथ 3 मर्द थे। एक उधेड़ उम्र का आदमी चश्मा लगाए हुए था, बाकी 2 हट्टे कट्टे जवान थे। उनमें से एक का सर मुंडा हुआ था और वो चेहरे से ही दरिंदा नजर आता। रोमाना नादान बची नहीं थी। वो मुंह और लहरों से खेलने वाली यूं संभल कर बैठ गई थी जैसे समुद्र में तूफान की आमद की खबर पाली हो। उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा, रोमाना डार्लिंग, घबराओ नहीं, ये लोग इस्तांबुल के चप्पा चप्पा से वाकिफ हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकालेंगे। तुमने सफर के दौरान फरीद के मुतल्लिक जो अजीबोगरीब बातें बताई हैं वो इन लोगों को भी बता दो। रोमाना ने कहा, ये तो तुम भी बता सकती हो। एक तो ये कि वो हैरत अंगेज तौर पर फुर्तीला है, उस पर अचानक हमला किया जाए तब भी वो अपना बचाव कर लेता है। दूसरी बात यह कि उसमें बू सूंघने की हिस्स गैर मामूली है। हम कहीं भी रहें वो हमारी बू पाकर हमारे पास पहुंच सकता है। बूढ़े ने कहा, सुनो लड़की, हमारी मालूमात के मुताबिक सिर्फ एक ही औरत सूंघने की गैर मामूली हिस्स रखती है। उस औरत का नाम सोनिया है, और ऐसा शख्स जो अचानक हमलों से बच निकलता हो और तुम्हारे पप्पा को दी जाने वाली जहरीली शराब का इल्म हैरत अंगेज तौर पर जिसे हो गया था, वह सिर्फ फरहाद अली तैमूर ही हो सकता है। ये बातें सुनकर सारी बातें समझ में आ गईं कि रोमाना मास्टरों की तंजीम के लोगों में जा फंसी है। उसने कहा, मैं किसी फरहाद अली तैमूर को नहीं जानती। उस शख्स ने जेब से एक तस्वीर निकालकर पूछा, क्या तुम्हें इस शख्स की तलाश है? रोमाना ने तस्वीर को देखते ही उसे लेकर अपने धड़कते हुए सीने से लगा लिया। हाँ, मुझे इसी की तलाश है, यही मेरा फरीद है, मुझे इसके पास ले चलो। मिस रोमाना, ये फरीद नहीं है, इसका असल नाम फरहाद अली तैमूर है। मुझे नाम से क्या लेना, मैं सिर्फ अपने महबूब को चाहती हूँ। सिर्फ तुम इसे नहीं चाहती, इस दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितने कातिल, बदमाश और बैनुल-अक़वामी तर्ज पर साजिशें करने वाली तंजीमें हैं, उन सब के अफराद इसे चाहते हैं, जिंदा या मुर्दा। ओह, रोमाना ने चौंक कर पूछा, अच्छा तो तुम सब वही हो जिनसे फरीद छुपता फिरता है? हाँ, उसने अपनी मौत का इतना मुकम्मल ड्रामा पेश किया था कि हम अब तक उसे मुर्दा समझ रहे थे। मैं तुम्हारी इत्तला के लिए कह दूं कि हम उसे जिंदा रखना चाहते हैं, बशर्ते कि वो मास्टरों की तंजीम का वफादार बन जाए। रोमाना ने कहा, उसे जुराइम से नफरत है, इसलिए मैंने अपना रास्ता बदल दिया। बेहतर है कि तुम लोग भी अपना रास्ता बदल दो, वरना फरीद को मुर्दा देखने की तमन्ना रखने वाले मेरे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। वाह, उस सरमुंडे दरिंदे ने बड़ी दरिंदगी से हंसते हुए कहा, मेरी जान, सबसे पहले मैं तुम्हारी आगोश में मरना पसंद करूंगा। उसकी बात खत्म होती रोमाना सोफे पर बैठे बैठे फर्श की जानिब झुक गई जैसे सजदे में जा रही हो। फिर जिम्नास्टिक की शहजादी 2 हाथों के बल पर फिजा में उछलती हुई सरमुंडे के पास इस तरह पहुंची कि दोनों टांगों से उसकी गर्दन में कैंची डालती हुई दूसरी तरफ फर्श पर गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ जैसे बिजली कौंदी हो, और वो बिजली सरमुंडे की गर्दन की कैंची बन गई।
वह बड़ा ही शहजोर था, इस दाव से निकल सकता था, लेकिन मैंने मुंडी हुई खोपड़ी के अंदर पहुंचकर उसके सोचने समझने की कुव्वतें सलब कर दी। वो किसी अंधे की तरह दीदे फाड़कर इधर उधर देखता हुआ हाथ पांव मार रहा था, लेकिन रोमाना की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाने का दाव उसे याद नहीं रहा। सरमुंडे का दूसरा साथी रोमाना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। बूढ़े आदमी ने रिवॉल्वर की नाल में साइलेंसर लगाते हुए कहा, रुक जाओ, मैं हंगामा पसंद नहीं करता। फिर उसने अपनी नाक पर ऐनक को दुरुस्त करते हुए कहा, मिस रोमाना, तुम सीधी तरह अपनी जगह पर आकर बैठ जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। उसने सर मुंडे को छोड़ दिया, उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ी हो गई। बूढ़े ने यही समझा कि वो धमकी में आ गई, लेकिन अचानक उसके रिवॉल्वर पर ठोकर पड़ी। रिवॉल्वर फिजा में उछलकर जिधर गया उधर सभी दौड़े, मगर उससे पहले वो जिम्नास्टिक के करतब दिखाती हुई रिवॉल्वर को फर्श पर से उठाती हुई सोफा पर आराम से बैठ गई। वो मेजबान औरत सहम कर दीवार से जा लगी। वो बूढ़ा और उसके 2 हट्टे कट्टे साथी अभी तक यूं फर्श पर झुके हुए थे जैसे वहां से रिवॉल्वर उठा रहे हों। उन्हें आंखों से देखने के बावजूद यकीन नहीं आ रहा था कि वो हसीन लड़की इतनी फुर्तीली हो सकती है और अब मौत का सामान उसके हाथ में आ गया है। वो बूढ़ा खसियानी मुस्कुराहट के साथ सीधा खड़ा होकर बोला, तुम बहुत बाकमाल लड़की हो। मैं तो सिर्फ धमकी दे रहा था, वरना मैं तो तुम्हें दोस्त बनाने आया हूं। रोमाना ने सफाकी से कहा, मुझे हाथ में रिवॉल्वर लेकर धमकी देना नहीं आता। अगर कत्ल का फैसला करूंगी तो पहली फुर्सत में गोली मार दूंगी। लिहाजा मेरे फैसला करने से पहले ये बताओ कि आखिर तुम लोग फरीद के पीछे क्यों पड़े हुए हो? दुनिया में और भी बाकमाल लोग मौजूद हैं। बूढ़े ने कहा, बेशक इस दुनिया में एक से एक बाकमाल लोग मौजूद हैं, लेकिन फरहाद सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो टेलीपैथी जानता है। टेलीपैथी? रोमाना ने चौंक कर हैरानी से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो किसी के भी दिमाग में छुपी हुई बातें पढ़ लेता है? हाँ, उसके सामने जो भी आता है या वो जिसकी आवाज़ सुन लेता है उसके दिमाग की सोचों तक पहुंच जाता है। क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि वो तुम्हारी भी सोचें पढ़ता रहा है? नहीं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मेरे छुपे हुए ख्यालात पढ़ता रहा होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती। वो कहते कहते चुप हो गई। अचानक उसे याद आया कि मेयुन पुरस्कार कुव्वतों की मालका थी, लेकिन छुपी हुई साजिशों का इल्म उसे नहीं होता था। पप्पा ने चाय में ख्वाब आवर दीवा घोलकर पिलाना चाहा था। ठीक उसी वक्त फरीद आकर मेयुन को अपने कैबिन में ले गया। क्या फरीद ने पप्पा के ख्यालात को पढ़ लिया था? हाँ, हो सकता है। वही मेयुन को बहरी जहाज से निकाल कर ले गया। उसने मेरे ख्यालात को भी पढ़ लिया था कि मैं अपने प्यार की खातिर मेयुन को उससे अलग करना चाहती हूँ। ओह फरीद, तुम कितने गहरे हो, और मैं तुम्हारी गहराई को नहीं पा सकी। तुम्हें ऊपर ही ऊपर से देखती रही, समझती और प्यार करती रही। मैं पहले सचमुच इस काबिल ना थी कि तुम मुझे अपना राजदार बना सकते। मैंने अपनी नादानी से तुम्हें नाराज कर दिया। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारे कदमों में लौट कर और तड़प तड़प कर यकीन दिलाऊंगी कि मैं कितनी बदल गई हूँ। वह सोच में मेरे लिए तड़प रही थी। अचानक उसे अपने जहन पर बोझ महसूस हुआ। सरमुंडा उसे गाफिल पाकर उस पर छा गया था। वो एक हाथ से रोमाना की रिवॉल्वर वाले हाथ को गिरफ्त में लेकर दूसरे हाथ से उसका गला दबोच रहा था। ऐसे वक्त रोमाना को पता चल रहा था कि वो कैसा फौलादी इंसान है और इतना वजनी है कि वो उसे टांगों पर उछाल कर नहीं फेंक सकती। मैं उसके गला घूंटने का तमाशा नहीं देख सकता। मजबूरन मैंने उसे एक दिमागी झटका पहुंचाया। वो उछलकर पीछे हट गया, फिर सेंटर टेबल से टकरा कर गिर पड़ा। उसे अपना सर थामकर सोचने समझने की फुर्सत ही न मिली। रोमाना ने उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते ही फायर कर दिया। खट की आवाज़ के साथ मुंडी हुई खोपड़ी में सुराख हो गया। उसका दूसरा साथी दरवाजे की तरफ भाग रहा था। फायरिंग की दूसरी सरगोशी ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल को थामकर झूल गया। वो दरवाजे से लगकर फिसलता हुआ फर्श पर औंधे मुंह हमेशा के लिए सो गया। अब उसके रिवॉल्वर का रुख बूढ़े की तरफ था। बूढ़े ने मारे दहशत के नहीं नहीं की गर्दान करते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो, मुझे ना मारो, मैं तुम्हें फरहाद से मिलाऊंगा। उस वक्त रोमाना का ध्यान मेरी तरफ था। वो सोच रही थी कि इसने सर मुंडी पर जवाबी हमला नहीं किया था। वो इस काबिल नहीं थी कि उसे उछाल कर फेंक देती। फिर वो किस तरह आप याप कराते हुए पीछे जा गिरा। क्या फरीद उसकी मदद कर रहा है? मैंने उसे ऐसा सोचने से नहीं रोका, क्योंकि मेरी टेलीपैथी का इल्म उसे हो चुका था। बार बार उसके सोचने के अंदाज को बदलता। वो बार बार यही सोचती कि मैं उसके ख्यालात पढ़ता रहा था और अब भी पढ़ रहा हूँ। इसीलिए वो मेरी तरफ से मिलने वाली मदद पर गौर कर रही थी। और जब इमदाद पहुंचाने वाली बात आई तो उसे भी याद आया कि बहरी जहाज में तमाम लोग दुश्मनों के निर्गे में थे और प्रिंस मेयून की इज्जत से खेलना चाहता था। तब भी फरीद ही ने उसकी मदद की होगी। मेयून बजाते खुद पुरस्कार कुव्वतों की मालका नहीं, उसे फरीद ने पुरस्कार बना दिया है। इस ख्याल के साथ ही वो सोचने लगी, मुझे फिर एक बार आजमाना चाहिए कि खतरे के वक्त फरीद मेरी मदद करता है या नहीं। मैं ये रिवॉल्वर इस बूढ़े के सामने फेंक दूंगी। ये मुझ पर फायरिंग करेगा, जैसा कि प्रिंस ने मेयून पर फायरिंग की कोशिश की थी। मैंने उसकी सोच में कहा, यह आजमाइश बड़ी खतरनाक होगी। अगर फरीद मेरी सोच ना पढ़ रहा हो तो ये बूढ़ा सचमुच मुझे मार डालेगा। उसकी सोच ने कहा, कैसे मारेगा? इससे पहले कि ये फायर करे, मैं अपना करतब दिखाकर इसका तख्ता कर दूंगी। मुझे सिर्फ ये देखना है कि फरीद मेरी मदद के लिए मौजूद है या नहीं। ये सोचते ही उसने अपनी जगह से उठकर रिवॉल्वर को बूढ़े के सामने फेंकते हुए कहा,
एक ही सूरत में तुम्हारी सलामती है, वो ये कि तुम ये रिवॉल्वर उठाकर मुझ पर गोली चलाओ। बूढ़ा और वो मेज़बान औरत दोनों ही उसे हैरानी से देखने लगे। बूढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम पर फायर नहीं करूंगा, मैं ये रिवॉल्वर तुम्हें वापस दे रहा हूं। उसने रिवॉल्वर को उठाने के लिए फर्श पर घुटने टेक दिए। मैं फौरन ही उसके दिमाग में जाकर बैठ गया। उसका दिमाग कह रहा था कि वो रिवॉल्वर उठाते ही फायर कर देगा, लेकिन उसी लम्हा उसका जहन बदल गया। अब उसकी खोपड़ी में मेरा दिमाग था, क्योंकि दिमाग की चार दीवारी पर जिसकी सोच का कब्जा होता है वो दिमागी घर उसका होता है। उसने झुककर रिवॉल्वर को गिरफ्त में लेना चाहा, मगर उसका हाथ रिवॉल्वर से 1 इंच इधर आ गया। वो कालीन को पकड़ रहा था। उसने दूसरी बार कोशिश की, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन हर बार उसका हाथ कभी रिवॉल्वर के इधर और कभी उधर जाता रहा और वो जैसे मक्खियां मारता रहा। तब मैंने उस बूढ़े के दिमाग में बैठे बैठे रोमाना की आवाज़ सुनी। वो खुशी से दीवानी होकर कह रही थी, मुझे याद आ गया, मैं यूं उनके सामने भी प्रिंस ही रिवॉल्वर को फर्श से उठाना चाहता था और नहीं उठा सका था। पप्पा ने कहका लगाकर कहा था कि प्रिंस, रिवॉल्वर उठा रहे हो या मक्खियां मार रहे हो? वह मुसरतों के हजूम में पागल होकर उस मेज़बान औरत से लिपट गई। मेरा फ्रीद मेरे पास है, वो देखो वहां है। इसे रिवॉल्वर उठाने का मौका नहीं दे रहा, वो यहाँ मौजूद है। हाय, मैं खुशी से मर जाऊं। फ्रीद, मुझे आवाज़ दो, मुझे अपने पास बुलाओ। वो अपनी खाली आगोश भरना चाहती थी, इसीलिए जज्बाती अंदाज में उस मेज़बान औरत को अपने बाजू में भींच रही थी। उसकी कुव्वत का अंदाज़ा वो बेचारी औरत ही लगा रही थी, क्योंकि उसकी सांस रुकी जा रही थी। वह बूढ़ा उठकर खड़ा हो गया, फिर मेरे लहजे में बोलने लगा, रोमाना, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। वह चौंक कर बूढ़े को देखने लगी, क्योंकि उसकी जुबान से मैं बोल रहा था। वो मेरे लबो लहजा को पहचानती थी। उस बूढ़े की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। मैंने कहा, मैं इस बूढ़े के दिमाग में मौजूद हूँ, इसकी जुबान से बोल रहा हूँ और इसकी आंखों से तुम्हें करीब आते देख रहा हूँ। वह बूढ़े के करीब आकर रुक गई। उसके चेहरे को सवालिया नजरों से देखती हुई शदीद हैरानी से बोली, फरीद, ये क्या तलिस्म है? आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। यकीन आ जाएगा, मुझे फरीद नहीं फरहाद कहो, यही मेरा असली नाम है। अब फर्श पर से रिवॉल्वर उठा लो, मैं तुम्हारे दिमाग में आ रहा हूं। उसने फौरन ही रिवॉल्वर उठा लिया, फिर गुमसुम होकर अपने दिमाग के अंदर मेरा इंतजार करने लगी। हालांकि टेलीपैथी के जरिया सोच की लहरें इंतजार नहीं कराती। मैं तो उसकी पलक झपकने से पहले ही उसके अंदर समा गया। मैंने बड़े प्यार से पूछा, रोमाना, मुझे अपने अंदर तलाश कर रही हो? वो एकदम से सोफा पर बैठ गई। तुम फरीद नहीं फरहाद? मेरे फरहाद? क्या मेरे दिमाग में अभी तुमने कुछ पूछा है? बिल्कुल तुम्हारा लहजा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सोच तुम्हारा लहजा याद कर रही हो? नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ और इसी का सबूत पेश कर रहा हूँ। ये कहते ही मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे उठना चाहिए। वह अचानक खड़ी हो गई, फिर मेरी दूसरी हदायत के मुताबिक बैठ गई। जब मैंने उसके दिमाग को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो वो सोचने लगी कि वह क्यों अचानक खड़ी हुई, फिर बैठ गई। मैंने कहा, यही टेलीपैथी का कमाल है। मैंने तुम्हारी सोच इख्तियार करके तुम्हें उठाया और बिठाया। ओह फरहाद, तुम कितने अजीबोगरीब हो। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मेरी कदर की और कर रही हो। मैं सोच की राहों का भेदी हूँ। तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी सोचें पढ़ता रहा। मैंने तुम्हें पछताते और रोते हुए देखा और ये भी देख रहा हूँ कि तुम मेरी खातिर बहरी जहाज को फरोख्त करके मेरी पसंद की जिंदगी गुजार रही हो। तुम मुझसे मुलाकात करके जुबान से ये सब कुछ बताना चाहती थी। देख लो कि मैं बताए बगैर सारी मालूमात रखता हूँ। हाय फरहाद, तुमने मेरे दिमाग का बोझ हल्का कर दिया। मैं ये सोच सोचकर उलझ रही थी कि किस तरह अपने पछतावे की दास्तान सुनाऊंगी और किस मुंह से मुआफ़ी मांगूंगी, मगर मेरी हालत जार से वाकिफ रहने वाले जादूगर, तुम बहुत संगदिल हो। तुमने सोच की उंगलियों से भी मेरे आंसू नहीं पहुंचे। क्या तुमने मुआफ़ नहीं किया है? मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं था, फिर मुआफ़ी कैसी? हाँ, ये ज़रूर है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास मौजूद रहा, मगर तुम्हें खबर ना होने दी। मैं चाहता था कि तुम जुदाई की आग में जलकर कुंदन बन जाओ, तो मोहब्बत का मफहूम अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं समझ गई हूँ मेरे जादूगर, अब तो आ जाओ मेरे पास। आ जाऊँगा। अभी तो मैं शहर से बाहर एक वीराने में अपना रूप बदलने जा रहा हूँ। वापसी पर तुम जहाँ भी रहोगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। क्या मैं किसी होटल में क्याम करूँ? ये बेहतर होगा, इस मकान से निकल जाओ। मैं कत्लो गारत गरी से दूर रहना चाहती थी, लेकिन आज मजबूरन 2 कत्ल करने पड़े। 2 दुश्मन अभी सामने खड़े हैं। अगर उन्हें भी ठिकाने ना लगाया तो ये या उनके आदमी मेरा पीछा जरूर करेंगे। तुम जो मुनासिब समझती हो करो, मैं फिलहाल तुम्हारे दिमाग से रुखसत हो रहा हूँ। फरहाद, ना जाओ। मैं बहुत अरसा तन्हा रह चुकी हूँ, अब नहीं रह सकती। तुम पहले भी तन्हा नहीं थी, अब भी नहीं रहोगी। अपनी मसरूफियत से फारिग होते ही मैं फिर तुम्हारे वजूद में समा जाऊंगा। देखो, मुझे अपने अंदर पा रही हो ना? वो सर झुकाकर शर्माने लगी। मैंने कहा, बस ठीक है, इसी तरह मुझे महसूस करती रहो। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। खुदा हाफिज। मैंने आंखें खोल दी। टैक्सी शहर से बाहर निकल आई थी और एक पुरफिजा मुकाम से गुजर रही थी। सड़क के अतराफ सरसब्जो शादाब जंगलों में लोग पिकनिक मनाते नजर आ रहे थे।
पता चला कि छुट्टी के दिन बड़े बड़े दौलतमंद लोग इधर जंगल में मंगल मनाने आते हैं। टैक्सी ड्राइवर अकबनुमा इनामे मुझे देख रहा था। मुझसे नजरें मिलते ही अपनी जुबान में मुस्कुराते हुए कुछ कहने लगा। मैं समझ न सका। उसने इशारों की जुबान में पूछा, क्या मुझे नींद आ रही है? मैं बड़ी देर तक आंखें बंद किए ख्याल ख्वानी में मसरूफ था। उसकी समझ में यही आया कि मैं सो रहा हूँ। मैंने भी मुस्कुराकर इशारों की जुबान में समझाया कि मैं अपनी नींद पूरी कर चुका हूँ। तकरीबन 4 मील और आगे जाने के बाद उसने गाड़ी रोक दी। वहां दूर दूर तक घने दरख्त नजर आ रहे थे। उसने इशारों से कहा कि वो मेरी वापसी का इंतजार कर सकता है, लेकिन मैं इनकार करते हुए टैक्सी से बाहर आ गया। उस बैग को शाना से लटकाया जिसमें $15,000, मेरा नया सूट और मेकअप के लवाजमात मौजूद थे। फिर मैंने जेब से $50 निकालकर उसे दे दिए। उसने खुश होकर सलाम करने के अंदाज में सर को झुकाया। मैं इत्मीनान से पलटकर दरख्तों के झुंड की तरफ जाने लगा। ये इत्मीनान मुझे बहुत महंगा पड़ा। अचानक ही सर के पिछले हिस्से पर ऐसी जबरदस्त चोट पड़ी कि मैं दिन में तारे देखता हुआ ज़मीं बोस हो गया। वह तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने संभलने की कोशिश की, औंधे मुंह गिरने से एक बार उठना चाहा, लेकिन दूसरी चोट ने मेरे हवास गुम कर दिए। मेरी गफलत ने मुझे नुकसान पहुंचाया, वरना ये तो सभी समझती हैं कि कम से कम वीराने में पहुंचकर बाज़ टैक्सी ड्राइवरों से होशियार रहना चाहिए। अगर मैं टैक्सी में सफ़र के दौरान आंखें खुली रखता तो ये बात समझ में आ जाती कि वो अकबनुमा इनामे सिर्फ मुझे नहीं, सामान से भरे हुए बैग को भी देख रहा था। बहरहाल अब तो मैं अपने मुकद्दर की तारीकी देख रहा था। पता नहीं चला कि तारीकी का सफ़र कितना तवील रहा। फिर मैंने दिमाग की स्क्रीन पर देखा कि मेरा जिस्म हल्का फुल्का होकर फिजा में गुबार की तरह डोल रहा है। मेरे कदमों तले ज़मीन नहीं और सर से आसमान का साया उठ गया था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता ऐसी रस भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं जैसे बहुत सी औरतें हम आवाज़ होकर कोई अनजाना सा गीत गा रही हों। उस वक्त मैं खुद अपनी शख्सियत से पूरी तरह वाकिफ नहीं था। ख्वाब देखने के दौरान हम बहुत से मामलात में बेबस होती हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हमें हमारा लाशऊर दिखाता है, हम खामोश तमाशाई की तरह ख्वाब के पर्दे में वो देखते रहते हैं। ऐसे वक्त मुझे ये भी याद न रहा कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ। अगर मुझे याद रहता तो मैं उन गीत गाने वालियों की आवाज़ के सहारे उनके दिमाग तक पहुँच जाता। मैं दिमाग की धुंधली कायनात में भटकता हुआ एक बुलंदो बाला मुहब्बत के आहनी फाटक के सामने पहुँच गया। फाटक के ऊंचे और मजबूत पट आप ही आप खुलते जा रहे थे। अब मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थीं। उदो अंबर के मंडलाते और बल खाते धुएं से पूरे मोहब्बत का अंदरूनी दरवाज़ा 2 बाहों की तरह खुल रहा था। इतनी देर फिजा में भटकने के बाद मेरे कदम मंदिर की दहलीज पर पहुंच गए। अंदर दिवाली का समा था। चारों तरफ दिए रोशन थे। गैरवे रंग की साड़ियां पहनी हुई नौजवान और हसीन दासियां पीतल की थाली अपनी अपनी हथेली पर रखे रक्स कर रही थीं। थाल पर सजे हुए फूल, प्रसाद और दिए भी उनके साथ रक्स कना थे। मुझे देखते ही वो सब बारी बारी रक्स करती हुई मेरे पास आने लगी। मेरा हाथ थामकर मुझे आगे बढ़ाने लगी। आगे महादेव का एक बड़ा सा मुजस्मा था। एक नाग शिव की गर्दन से लिपटा हुआ अपना फन उठाए हुए था। रस भरी आवाज़ों का गीत मंदिर की 4 दीवारी में बदस्तूर गूंज रहा था। जब इन दासियों के कवारे हाथों ने मुझे महादेव के मुजस्मा के पास पहुंचाया तो वह मुजस्मा हौले हौले एक तरफ से रखने लगा। इसके साथ ही पीछे वाली दीवार एक दरवाजे की तरह खुलती चली गई। मैं खुली हुई दीवार से गुजरता हुआ एक बड़े से हॉल में पहुंच गया। हॉल के वस्त में एक बड़ा सा हौज था। वहां कुछ लोग अदब से हाथ बांधे खड़े हुए थे। उनमें से 2 आदमियों ने आगे बढ़कर मेरा लिबास उतारा, फिर मुझे हौज में ले जाकर गुसल करने के लिए छोड़ दिया। हौज का पानी ठंडा और साफ व शफाफ था। पता नहीं उसमें कौन सी खुशबू घोली गई थी कि मेरा दिमाग मुअत्तर हो रहा था। गुसल के बाद मुझे एक नया सूट पहनाया गया। बाद में पता चला कि वो वही सूट था जिसे मैंने खरीदा था। जब मैंने लिबास पहन लिया तो 3 दासियां मेरे पास आईं। फिर मेरे दोनों हाथों को थामकर मुझे उस हॉल से बाहर ले गईं। दरवाजे की दूसरी जानिब एक बहुत ही खूबसूरत और पुरतकल्लुफ ख्वाबगाह थी। फर्श पर कालीन इतना मुलायम और दबीज था कि चलते वक्त पांव धंसने लगते। दासियों ने मुझे एक वसीअरीज पलंग पर बिठा दिया। उस पलंग के चारों तरफ पर्दे लहरा रहे थे और मुअत्तर हौज में गुसल करने के बाद मेरे जिस्म से अब तक खुशबू की लपटें उठ रही थीं। दासियां चली गईं। दरवाज़ा बंद हो गया। तब मुझे एक रस भरी आवाज़ ने मुखातिब किया, फरहाद मैं आ रही हूँ, आराम से लेट जाओ। मैं आराम से लेट गया। मुझे अपने आप पर इख्तियार नहीं था। मुझ पर जो कुछ गुजर रही थी मैं उसे चुपचाप कबूल कर रहा था। मैं या तो ख्वाब देख रहा था या फिर दिमाग के खला में भटक रहा था। इस वक्त मैं कोई बात यकीनी तौर से नहीं कह सकता। जब दोबारा मुझे वही रस भरी आवाज़ सुनाई दी, फरहाद क्या तुम मुझे आवाज़ से पहचान सकते हो? जब मैंने जवाब दिया तो मुझे अपनी आवाज़ किसी अंधे कुएं से आती हुई महसूस हुई। मैंने कहा, हाँ, मुझे यूं लगता है जैसे मैं बहुत पहले से तुम्हारी आवाज़ सुनता आ रहा हूँ। नहीं, तुमने मेरी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी और अब सुनकर मुझे नहीं पहचानोगे। हाँ, मैं नहीं पहचानूंगा। तुम मेरे मुती और फरमाबरदार हो। मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? फरहाद अली तैमूर। जब सोनिया ट्रेन में सफ़र कर रही थी उस वक्त तुमने उससे दिमागी राब्ता कायम किया था? हाँ, मैंने सोच के जरिया उससे गुफ्तगू की थी। तुमने सोनिया का लबो लहजा इख्तियार करके रसवंती से भी गुफ्तगू की थी? हाँ, मैंने रसवंती को धोखा दिया था, मगर
मैं कहते कहते रुक गया। उसकी आवाज़ आई, मैं तुम्हारी सोच पढ़ रही हूँ। तुम पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? सुनो, मैं कोई भी हूँ। तुम बेदारी के बाद मेरी आवाज़ को और इस ख्वाब को भूल जाओगे। हाँ, मैं भूल जाऊँगा। अच्छा तो सुनो, मैं ट्रेन के सफ़र की बात कर रही हूँ। रसवंती ने सोनिया से दोस्ती करने के बाद उसे अलविदा कहा था, लेकिन वह रुखसत नहीं हुई थी, चुपचाप सोनिया के दिमाग में मौजूद रही। तब उसने तुम्हारी आवाज़ सुनी। तुम अजनबी जुबान में बातें कर रहे थे। वो जुबान समझ न सकी, मगर तुम्हारे दिमाग तक पहुंचने के लिए तुम्हारी आवाज़ को सहारा बनाती रही। किसी की सोच तक पहुंचने के लिए सिर्फ आवाज़ काफ़ी नहीं होती, लहजा याद रखना भी ज़रूरी होता है। लेकिन इसी हब से दम की माहिरा ने तुम्हारी सांसों के साथ साथ सांस लेना शुरू कर दिया। ये इंसान की सांसें हैं जो दिमाग को जिंदा रखती हैं। दिमाग से जो गहरा राब्ता है वही राब्ता रसवंती ने तुमसे कायम किया। तुम्हारे साथ सांस लेते लेते वो तुम्हारे दिमाग को छूती रही। तब तुमने सोनिया से रुखसत होते ही अपनी फितरत से मजबूर होकर अपनी मादरी जुबान में सोचा कि तुम रीटा की ख्वाबगाह में हो और अब रीटा को पलंग से उठाकर कालीन पर डाल देना चाहिए। इस उर्दू जुबान की सोच को सुनते ही रसवंती तुम्हारे लबो लहजा से आशना हो गई। इंसान अपनी तहजीब और अपनी जुबान का बेख्तियार मुजाहरा करता है। तुम इसके बाद इत्मीनान से अपनी जुबान में सोचते चले गए। रसवंती पर सारे हकायक खुल गए कि दरअसल तुम टेलीपैथी जानते हो, क्योंकि इसके बाद भी तुमने मेयून और रोमाना के दिमागों में झांक कर देखा, उससे अजनबी जुबान में बातें की थी। वो बातें समझ में नहीं आई, मगर आखिर में ये मालूम हुआ कि तुम सोते और जागने का वक्त मुकर्रर करते हो और तुम्हारा दिमाग ठीक मुकर्रर वक्त पर तुम्हें बेदार करता है। दूसरी सुबह रसवंती ठीक उस वक्त तुम्हारे दिमाग में पहुंच गई। वहां रसवंती ने तुम्हारी नेकी और शराफत देखी। तुमने रीटा जैसी जवान औरत के साथ एक कमरे में रात गुजारी, मगर कोई पाप नहीं किया। और नेकी ये कि रीटा के माजी ने तुम्हें मुतासिर किया। वो खुद बर्बाद नहीं हुई थी, उसे बर्बाद किया गया। बहरहाल उसकी मक्कारियों के बावजूद तुम कमीशन के $5000 उसके पास छोड़ आए। चूंकि तुम तन्हाई में अपनी फितरत के मुताबिक मादरी जुबान में सोचते हो, इसलिए रसवंती तुम्हारी सोच को पढ़ती और तुम्हारे इरादों को समझती रही। तुम अपना रूप बदलने के लिए मेकअप का सामान खरीद कर फिर एक टैक्सी में बैठकर किसी वीराने की तरफ जा रहे थे। रास्ते में तुमने रोमाना की सोच पढ़ी। जहां रोमाना थी वहां कुछ और लोग थे और अंग्रेजी जुबान में बातें हो रही थीं। रसवंती ना समझने के बावजूद इस हद तक समझ गई कि तुम सोच के जरिए अपनी दूसरी महबूबा की मदद कर रहे हो। तीसरी महबूबा मेयून है। जवाब दो कि तुमने कितनी महबूबाएं पाल रखी हैं? 3, मैंने जवाब दिया। आखिर इतनी औरतें क्यों रखते हो? मैं नहीं रखता। लड़कियां खुद को रखवाने आ जाती हैं। तुम हवस के गुलाम हो? नहीं हूं। जरूर हो। बोलो कि तुम हवस के गुलाम हो। हाँ, मैं हवस का गुलाम हूं। आइंदा तुम उन तीनों औरतों से दिमागी और जिस्मानी ताल्लुक नहीं रखोगे। मैं उन तीनों औरतों से दिमागी और जिस्मानी ताल्लुक नहीं रखूंगा। तुम हमेशा मेरे मुतियो फर्मा बरदार बनकर रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारा मुतियो फर्मा बरदार बनकर रहूंगा। फरहाद, अगर रसवंती तुम्हारे दिमाग में झांकती ना रहती तो वो टैक्सी ड्राइवर तुम्हारा काम तमाम कर चुका होता। रसवंती ड्राइवर की जुबान भी नहीं समझती थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुन चुकी थी। उस आवाज़ के सहारे उसने उसे दिमागी झटके पहुंचाए तो वो बौखलाकर भाग गया। अब तुम रसवंती की रिहाइशगाह में हो। बेदारी के बाद तुम ख्वाब की बातें भूल जाओगे और सिर्फ मेरा ये हुक्म याद रखोगे कि जब भी आवाज़ तुम्हारे दिमाग तक पहुंचेगी तुम इस आवाज़ के सामने एक ताबेदार की तरह झुक जाओगे। मैं इस आवाज़ के सामने एक ताबेदार की तरह झुक जाऊंगा। अब तुम आराम से सोते रहो। 5 घंटे बाद बेदार हो जाना। मेरे दिमाग की स्क्रीन धुंधली पड़ गई। फिर तारीकी छा गई। मैं इस नींद की तारीकी में 5 घंटे के लिए गुम हो गया। जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक मॉडर्न किस्म के बेडरूम में पाया। मैं फोम के मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ था। एयर कंडीशनड ख्वाबगाह की महदूद फिजा में भीनी भीनी सी खुशबू रची हुई थी। वहां देखने के लिए बहुत से आराइशी सामान थे, लेकिन मेरे दिमाग में तजस्सुस था कि मैं वहां कैसे पहुंच गया। उस वक्त मुझे ख्वाब की बातें याद ना सकीं। ये यकीनन हैप्नोटिज्म का रद्द-ए-अमल था, लेकिन मैं खुद टेलीपैथी सीखने के लिए हैप्नोटिज्म की मशकों से गुजर चुका था। मेरी कुव्वत इरादे इतनी मुस्तहकम थी कि कोई आसानी से मुझे हैप्नोटाइज नहीं कर सकता। दरअसल सर के पिछले हिस्से में शदीद चोटें खाने के बाद मेरा दिमाग कमज़ोर हो गया था और ज़हनी सलाहियतें बीमार पड़ गई थीं। इसीलिए मैं उस वक्त हैप्नोटिज्म के रद्द-ए-अमल से गुजर रहा था और वक्ती तौर पर ख्वाब की बातें भूल चुका था। सबसे पहले मुझे वो वीराना याद आया जहां टैक्सी ड्राइवर ने मुझ पर हमला किया। ये बात समझ में आई कि खुदा का कोई नेक बंदा मुझे उठाकर तीमारदारी के लिए अपने घर ले आया। मैंने वक्त मालूम करने के लिए अपनी कलाई देखी तो वहां घड़ी नहीं थी। मेरे सर के पिछले हिस्से से दर्द की हल्की सी टीसें उठ रही थीं। सर से लेकर नीचे तक पट्टियां बंधी हुई थीं। ऐसी तकलीफ और तन्हाई के वक्त सोनिया याद आई। जिस हस्ती से ज़्यादा अपनायत होती है वही ऐसे वक्त याद आती है। मैंने फ़ौरन उससे दिमागी राब्ता कायम करना चाहा। अपनी सोच की लहरों को सोनिया तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर ही वो सोच की लहरें थम गईं। मैंने अपने आप से कहा, नहीं, मैं सोनिया, रोमाना और मेयून से राब्ता कायम नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक आवाज़ के अहकामात का पाबंद रहूंगा, और वो आवाज़ है। आवाज़ आने लगी।
मेरे दिमाग में मंदिर की घंटियां बज रही थीं, शंख की आवाज़ें गूंज रही थीं। फिर उन आवाज़ों के हजूम में रसवंती की रस भरी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, फरहाद, तुम किसी से दिमागी और जिस्मानी राब्ता कायम नहीं करोगे और तुम मेरी आवाज़ से मुझे नहीं पहचानोगे। मैं सर की तकलीफ के बावजूद मुस्कुराने लगा। वो मेरी मुस्कुराती हुई सोच को पढ़कर हैरानी से बोली, ओह, तुम मुझे पहचान रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम सपन कथा के समय होशो हवास में थे? शायद वो हिप्नोटिज्म को सपन कथा कह रही थी, लेकिन मैंने सपन के मायने सपना ही समझकर सोचा कि अपनी गफलत के दौरान मैं किसी सपने से गुजर चुका हूँ। मैं खुद दूसरों के ख्वाबों से फ़ायदा उठाकर बहुत सी मालूमात हासिल करता रहा हूँ। इसलिए ये बात समझने में देर न लगी कि रसवंती मेरे ख्वाबीदा ख्यालात से फ़ायदा उठा चुकी है। मैं ये सब कुछ सोच रहा था और रसवंती ये ख्यालात पढ़ रही थी। फिर वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोली, मैं जानती थी कि हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी जानने वाले को ट्रांस में नहीं लाया जा सकता, लेकिन जब तुम सर की चोटों के बायस ट्रांस में आ गए तो मैंने ये तजुर्बा किया। तुम्हारे दिमाग से अपनी आवाज़ और अपनी पहचान मिटाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ये तजुर्बा नाकाम हो रहा है। तुमने मुझे पहचान लिया है तो गुजरे हुए ख्वाब को भी कभी याद कर लोगे? हाँ, मैंने कहा। मेरे सामने एक शमा रोशन करो, मैं भूले हुए ख्वाब को याद कर लूँगा। बेहतर है कि तुम मुझे इस जहमत से बचाने के लिए खुद ही बयान कर दो। उसने बयान कर दिया। मेरे चोट खाए हुए ख्वाबीदा दिमाग को ट्रांस में लाने के बाद उसने जो मालूमात हासिल की थी वो सब मुझे बता दी। चूंकि ख्याल ख्वानी के दौरान उसके दिमाग के दरवाजे खुले हुए थे, इसलिए मैं भी बआसानी उसकी सोच पढ़ सकता था। जब उसका बयान खत्म हो गया तो मैंने पूछा, तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं अपनी किसी महबूबा से राब्ता कायम ना करूं? अब मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारे काबू में नहीं। अगर मैं काबू में रहता तो तुम महबूबाओं के सिलसिले में पाबंदियां क्यों आयद करती? इसलिए कि ये बुरी बात है। इंसान को या तो ब्रह्मचारी रहना चाहिए या फिर एक धर्मपत्नी के साथ जीवन गुजारना चाहिए। मैंने कहा, हमारे मजहब में ब्रह्मचारियों का तसव्वुर नहीं। हम तो 4 शादियां कर सकते हैं और अभी मेरे पास चौथी की गुंजाइश है। ये कहते वक्त मैं मुस्कुराने लगा। मेरे तसव्वुर और मेरी मुस्कुराहट के पीछे क्या था, रसवंती ने सोच के जरिए पढ़ लिया। चंद लम्हों तक बिल्कुल खामोश रही, समझती रही कि मैं उसकी खामोश सोच को पढ़ रहा हूँ। फिर वह सख्त लहजे में बोली, फरहाद, मुझसे छेड़छाड़ ना करो। तुम कभी सपनों में भी मुझे छू ना सकोगे। मैं देवताओं की अमानत हूँ। तुम कभी मुझे आम औरतों में शुमार ना करना। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम देवताओं की अमानत हो। लोग मुझे भी देवता कहती हैं। मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर देवता की हैसियत से अपनी अमानत जरूर वापस लूंगा। वो गुस्से से बोली, तुम बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हो। मैं तुम पर थूकती हूँ। अगर मैं भी तुम पर थूकना चाहूँ तो हमें थूकने के लिए एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा और तुम मेरे सामने आने का हौसला नहीं कर सकती। वो अंदर ही अंदर पेचोताप खा रही थी। गुस्से में ये भूल गई कि उसे अपने दिमाग के दरवाजों को बंद कर देना चाहिए। उसकी एक कमजोरी समझ में आ गई कि उसकी तौहीन की जाए तो वो गुस्से की हालत में होश से बेगाना हो जाती है, यानी किसी मौका पर उसकी इस कमजोरी से फायदा उठाकर उसके दिमाग तक पहुंच सकता था। वो गुस्से से सोच रही थी, मैं इस बदमाश को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसका दिमाग अभी कमजोर है। मैं दिमागी झटके पहुंचाकर इसे बेमौत मारूंगी। मैंने उसकी सोच में कहा, हाँ, इसे मार डालना चाहिए। मेरे मुकाबला पर कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला ना रहे तो बेहतर है। वो चौंक कर सोचने लगी, क्या मैं सचमुच इसे मार डालूं? इस सवाल के साथ ही मेरी सूरत और मेरी शख्सियत उसके दिमाग के पर्दे पर उभर आई। इससे पता चला कि मेरी गफलत के दौरान वो कभी मेरे सामने आई थी और मुझे अच्छी तरह देख चुकी थी। इस वक्त वो सोच रही थी, इसे एक बार और आजमाना चाहिए। अगर ये सोनिया वगैरह से दूर रहकर सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करता रहे तो मैं इसकी बदतमीजी को मुआफ कर दूंगी। मैंने कहा, मेरी जान, तुम देवी या मलका बनकर नहीं, सिर्फ महबूबा बनकर फरहाद को अपना बना सकती हो। तब उसे होश आया कि मैं उसके ख्यालात पढ़ रहा हूँ। वो तैश में आकर बोली, मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगी। इससे पहले ही मैंने उसे सजा दी। उसे एक जबरदस्त दिमागी झटका पहुंचाया। उसने चीख मारते हुए दोनों हाथों से सर को थाम लिया, फिर फौरन ही अपनी सांस रोक ली। उसकी चीख सुनकर मैंने अंदाजा कर लिया कि वो पास वाले कमरे में मौजूद है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर बैठ गया। मेरा सर फोड़े की तरह दुख रहा था, लेकिन मैं तकलीफ बर्दाश्त करते हुए दरवाजे तक पहुंच गया। मुझे इत्मीनान था कि वो सांस रोके और अपने दिमाग के दरवाजे बंद किए बैठी होगी और किसी भी लम्हे अचानक जवाबी हमला भी कर सकती है। इसलिए मैं दिमागी तौर पर पूरी तरह मुस्तैद था और बार बार अपनी सोच की लहरों को उसके दिमाग तक पहुंचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। औरत को इसीलिए सिनफे नाजुक कहा जाता है कि वाकई वो नाजुक होती है। हल्की सी ठेस पहुंचे तो शीशे की तरह चिटक जाती है। जबकि मैंने उसे ज़बरदस्त दिमागी झटका पहुंचाया था, वो यकीनन सांस रोके अब तक दिमागी तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव डाला तो वो खुलता चला गया। वो दोनों हाथों से सर थामे मेरी निगाहों के सामने एक आरामदेह सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने पहली नज़र में एतराफ़ किया कि अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने इतनी हसीन औरत नहीं देखी। उसके चेहरे के नकूश ऐसे तीखे, ऐसे जाज़बे नज़र थे
कि नजरें जज़ब के आलम में उस पर जमकर रह गईं। दिमागी तकलीफ के बायस उसके चेहरे पर करब के आसार नजर आ रहे थे। वो मोहनी सी मूरत तकलीफ बर्दाश्त करते हुए और भी हसीन दिखाई दे रही थी। जी चाहता था कि अपनी दोनों हथेलियों के गुलदान में उस फूल चेहरे को सजाकर उसका दुख दूर कर दूं। दरअसल मैंने दिमागी झटका पहुंचाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखा था कि मुकाबले में एक नाजुक सी कंवारी कन्हैया है। उसकी सलाहियतों ने उसे मजबूत और मुस्तहकम बनाकर पेश किया था। अब रूबरू देखकर पता चला कि वो शीशे का नाजुक सा खंजर है। संभाल कर उतारो तो दिल में उतर जाएगा, नहीं तो टूट जाएगा। सांस रोकने के बायस वो सोफे पर बिछी हुई बेजान मूर्ति नजर आ रही थी। माथे पर सोने की बिंदिया जगमगा रही थी। बंद आंखों के बादामी खतूत बता रहे थे कि जब वो आंखें खोलेगी तो वो आंखें कवल कटोरों की तरह खिल जाएंगी। सांस रोकने का अमल कैसा होता है ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। अब भी बता दूं कि अक्सर हब्से दम के माहिर रूहानी मालूमात हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखने की मशकें करती हैं। अपने अंदर झांक कर रूह का ज्ञान हासिल करने के लिए लाजमी है कि ख्यालात मुंतशिर ना हो, तमाम फजूल सोचें रद्द हो जाएं और तवज्जो सिर्फ एक ख्याल पर मरकूज रहे। रसवंती ने अपने धर्म के असूलों के मुताबिक सांस रोकने में महारत हासिल की थी और सारी दुनिया से गाफिल होकर अपनी तवज्जो किसी एक ख्याल पर मरकूज कर देती।